ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। द विज़र्ड पाथ फ्रॉम द सिम्युलेटर, अध्याय 121-107 जरूर पढ़ें। अध्याय भ्रम, थर्ड रिंग मैजिक का क्षेत्र और ओरोबोरोस रिंग से जुड़ना। _3 अनुवादक 54,96,90,339। उस विचार के साथ मिल्टन चेनी ने अपने आध्यात्मिक सागर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति को जुटाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह ऐसा नहीं कर सकता। भ्रम क्षेत्र में वह एक साधारण व्यक्ति से ज्यादा कुछ नहीं था। चेनी की अभिव्यक्ति जटिल हो गई क्योंकि उसने अवचेतन रूप से अपना हाथ अपनी जेब में डाला, अंदर किसी कठोर चीज को छूते हुए। एक मोबाइल फोन जो जादूगर क्षेत्र में मौजूद नहीं है। मोबाइल फोन को अनलॉक करके और अपने संपर्कों को खोलते हुए उसने परिचित फिर भी अजीब नंबरों के अनुक्रम को देखा। उसने एक नंबर चुना और उसे डायल किया। डायल कर रहा हूं, कनेक्ट हो गया। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई, नमस्ते मेरे बेटे, मुझे कॉल करने के बारे में तुमने क्या सोचा? तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है? चेनी ने फोन को कसकर पकड़ लिया, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोल पाया। उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन जो कुछ भी निकला वह चुप्पी थी। हेलो हेलो, क्या चल रहा है? ये किस तरह का सिग्नल है? माँ, सब ठीक है। घर पर भी सब ठीक है न? ओह, फिर से सब ठीक है। सब ठीक है, घर की चिंता मत करो। जब तुम घर में पत्नी लाओगे तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। मैं अपने पोते को गले लगाने का इंतजार कर रहा हूँ। आखिरकार तुम। परिचित बातचीत को सुनकर चेनी ने फोन को अपने कान से हटाने से परहेज किया और उसे फिर से वापस रख दिया। परिस्थितियों को देखते हुए यह उसके जीवनकाल में ऐसी बातचीत सुनने का आखिरी मौका हो सकता है। ठीक है, मैं समझ गया माँ। चेनी फोन पकड़े हुए स्थिर खड़ा रहा और फोन से आने वाली डायल टोन को सुनता रहा। लोग पहले से ही दुर्घटना के दृश्य से निपट रहे थे और आसपास काफी भीड़ जमा थी। चेनी ने कई राहगीरों को देखा, कुछ ने तो इस अजीब युवक पर एक नज़र भी डाली। उसने अपने संपर्कों से एक और नंबर डायल किया। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से एक स्थिर पुरुष की आवाज उभरी, अरे, तुमने अपनी माँ को और अब मुझे कॉल किया। तुम अपनी माँ के फ़ोन से ही मुझसे बात कर सकते थे, अपना फ़ोन भत्ता क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या हुआ? यह आवाज़ सुनकर चेनी के चेहरे की उलझन दूर हो गई और एक सुकून भरी मुस्कान में बदल गई। कोई बात नहीं पापा, बस आपको फ़ोन करने का मन हुआ। अगर तुम हाल फिलहाल में व्यस्त नहीं हो तो मिलने आ जाओ। वैसे भी यह इतनी दूर नहीं है, बस ट्रेन से कुछ घंटे लगते हैं। ठीक है, समझ गया। फोन रखने के बाद चेनी ने अपनी बहन का नंबर डायल किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। उसकी बहन शायद सैन्य प्रशिक्षण में थी, इसलिए उसका फोन न उठाना सामान्य बात थी। फोन को वापस अपनी जेब में रखने के बाद चेनी ने इस जानी पहचानी लेकिन विदेशी दुनिया को देखा। किसी कारण से उसे यहाँ पर अपने आप को पूरी तरह से अलग थलग महसूस हुआ। हालांकि वह मूल रूप से इस दुनिया से जादूगरों के दायरे में आया था, लेकिन अब ये क्षेत्र उसे बहुत अपरिचित लग रहा था। और ऐसा ही उसके बाद के आधे साल तक हुआ। चेनी ने अपनी नौकरी छोड़ दी, अपने माता पिता के साथ कुछ समय बिताने के लिए घर चला गया और अपनी बहन से उसके स्कूल में भी मिलने गया। एक बार फिर से एक व्यस्त सड़क के किनारे खड़े होकर चेनी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। दुनिया टूटने लगी, बिल्कुल एक बड़े पत्थर से चकनाचूर हो चुके चिकने दर्पण की तरह। एक क्षण में पूरी दुनिया एक प्रेत में बदल गई। वास्तव में इस भ्रम को तोड़ना सरल था। व्यक्ति को इस दुनिया से अपने लगाव को पूरी तरह से भीतर से खत्म करना होगा। आसान लगता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि व्यक्ति कभी भी खुद से झूठ नहीं बोल सकता। अगर इस दुनिया के प्रति झुकाव का एक संकेत भी बचा है तो व्यक्ति हमेशा के लिए यहाँ फंस जाएगा। मैं पहले से ही एक मरा हुआ आदमी हूँ। अगले ही पल उसके सामने का दृश्य पूरी तरह से बदल गया। चहल पहल भरी सड़क गायब हो गई और चेनी की नज़र में मेसन का हैरान चेहरा आया। बधाई हो, तुमने ट्रायल पास कर लिया है। मेसन का चेहरा सामान्य हो गया और वह धीरे से बोला, काफी गलत अनुमान। अप्रत्याशित रूप से एक 60 वर्षीय युवक थर्ड रिंग मैजिक द्वारा बनाए गए भ्रम को चकनाचूर करने में सक्षम था। हालांकि यह केवल एक परीक्षण था और थर्ड रिंग मैजिक के कई तत्वों का पूरी तरह से प्रदर्शन नहीं किया गया था, लेकिन लेवल 1 विजार्ड के रूप में इतनी कम उम्र में इस परीक्षण को पूरा करना एक ऐसी उपलब्धि थी जिसे मेसन ने पिछले 100 वर्षों में केवल चेनी में देखा था। इस परीक्षण के पूरा होने के साथ अब आप ओरोबोरोस रिंग के आधिकारिक सदस्य हैं। कुछ दिनों में कोई आपको असली ओरोबोरोस रिंग तक ले जाएगा, मेसन ने धीरे से कहा। जैसे ही एक जादूगर ने परीक्षण पूरा किया और ओरोबोरोस रिंग में शामिल हुआ, उसे कुछ पुरस्कार भी मिले। धन्यवाद, कोई ज़रूरत नहीं, ये वही है जिसके आप हकदार हैं। समय उड़ता है और इससे पहले कि वे इसे समझ पाते कई दिन बीत गए। जब बैंगनी रंग के लबादे में एक आदमी चेनी के सामने आया तो उसे पता चल गया कि उसने सफलता प्राप्त कर ली है।
वह वास्तव में इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन में औरोबोरोस रिंग में शामिल हो गया था, एक क्रॉस रियलम विजार्ड संगठन जिसमें लेवल 5 ग्रैंड विजार्ड है। व्हाइट रेवन। बैंगनी रंग के लबादे में आदमी ने चेनी को देखा, उसकी आंखों में जिज्ञासा का भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ दिलचस्प देखा हो। हालांकि चेनी को उसकी आंखों में आश्चर्य देखने का मौका नहीं मिला। चेनी के सामने वह जिस तरह से दिखाई दिया वह हमेशा उदासीन था। लेवल 3 विजार्ड के रूप में आप केवल वही देखेंगे जो वह आपको देखने देगा। अगले ही पल उसने अपना हाथ चेनी के कंधे पर रखा, जबकि उसके दूसरे हाथ में एक टोकन जैसी वस्तु दिखाई दी। एक पल में बैंगनी रंग के लबादे में आदमी और चेनी उस जगह से गायब हो गए। जब वे अगली बार दिखाई दिए तो वे शून्यता के बीच में थे। अपनी आंखें बंद करो, अपने आध्यात्मिक सागर को बंद करो, तुम इस जगह को नहीं देख सकते। चेनी के दिमाग में एक फीकी आवाज गूंजी और उसने जल्दी से उसका अनुपालन किया। अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसका शरीर शून्य में भारहीन होकर तैर रहा है, अब उसके नियंत्रण में नहीं है। अपने आध्यात्मिक सागर को अनलॉक करें। ये शब्द सुनकर चेनी ने अपनी आंखें खोलीं और आध्यात्मिक सागर को अनलॉक कर दिया। उसके सामने बैंगनी रंग की एक दुनिया थी जिसमें बैंगनी हवाएं हवा में फैलते छोटे सांपों की तरह इधर उधर मंडरा रही थीं। अध्याय 122 107 बड़ा अध्याय अवश्य देखें। थर्ड रिंग मैजिक का भ्रम क्षेत्र और औरोबोरोस रिंग में शामिल होना _4। अनुवादक 54,96,90,339। चारों ओर अनगिनत विचित्र इमारतें बिखरी हुई थीं। ये बोका प्लेन की स्थानिक दरार है जहां जब तक कुछ अप्रत्याशित नहीं होता आप अपना शेष जीवन बिताएंगे। आवाज सीधे मिल्टन चेनी के दिमाग में गूंजी। मिल्टन ने अपना सिर घुमाया। बैंगनी लबादे में आदमी उसके ठीक बगल में खड़ा था, उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह उदासीन थी। बैंगनी लबादे वाले आदमी ने मिल्टन की ओर देखा। कुछ क्षण बाद उसने अपनी नज़रें हटा लीं, उसका आकार उस स्थान से गायब हो गया। हालांकि जाने से पहले उसने मिल्टन के दिमाग में एक संदेश छोड़ा। मेरा सुझाव है कि आप अपनी सफ़ेद कौवे की वंशावली को धो डालें और किसी दूसरी वंशावली में बदल जाएं। 20 साल बीत गए। औरोबोरोस रिंग के अंदर मिल्टन ने एक निश्चित एस्टेट में अपनी रक्तरेखा को परिष्कृत करना बंद कर दिया। ये कहना होगा कि औरोबोरोस रिंग रक्तरेखा खेती में विशेषज्ञता रखने वाले एक क्रॉस बॉर्डर जादूगर संगठन के रूप में वास्तव में उल्लेखनीय था। जब मिल्टन जादूगर महाद्वीप पर था तब की तुलना में यहाँ अपनी रक्तरेखा को परिष्कृत करना कहीं अधिक तेज था। हालांकि जब वह पहली बार औरोबोरोस रिंग में शामिल हुआ था तब उसे जो उत्साह महसूस हुआ था वह अब गायब हो गया था। यहाँ एक स्तर एक जादूगर के रूप में वह कुछ भी नहीं था। अब उसे समझ में आया कि उस स्तर 3 जादूगर का क्या मतलब था जब उसने कहा था कि वह अपना बाकी जीवन यहाँ बिताएगा। यदि वह स्तर 2 जादूगर नहीं बन पाता तो वह हमेशा के लिए यहाँ फंस जाता। ये बहुत ज्यादा है, भले ही मैं अपनी सारी संपत्ति को योगदान बिंदुओं के लिए बदल दूं, फिर भी यह व्हाइट रेवन रक्तरेखा शोधन तकनीक के लिए पर्याप्त नहीं होगा, मिल्टन ने सोचा। आवश्यकताएं इतनी अधिक क्यों हैं? ये सर्प रक्तरेखा शोधन तकनीक से 2 गुना है। मिल्टन ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी, हैरान। उस स्तर 3 के जादूगर ने उसे सलाह दी थी कि वह जाने से पहले अपनी रक्तरेखा को धोकर अलग कर ले और कोई दूसरी रक्तरेखा अपना ले। लेकिन ये कहना जितना आसान था करना उतना ही मुश्किल था। मिल्टन ने पहले ही अपनी रक्तरेखा का लगभग आधा हिस्सा परिष्कृत कर लिया था और यह जबरन शोधन था। अब रक्तरेखा बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। कम से कम इस सिमुलेशन में उसके पास पर्याप्त समय नहीं होगा। इसलिए मिल्टन के पास आगे बढ़ने और योगदान अंक अर्जित करने के लिए अन्य सदस्यों द्वारा जारी किए गए मिशनों को पूरा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे बस यह नहीं पता था कि उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त समय होगा या नहीं। और 50 साल बीत गए। डॉनी, इन सभी को योगदान अंकों के लिए बदलने में मेरी मदद करो। मिल्टन ने अपने हाथ में मौजूद 3 स्थानिक जादुई उपकरणों को उसके सामने डॉनी को सौंप दिया। मैं कचरा इकट्ठा करने वाला नहीं हूं, तुमने इतने सालों में मेरे लिए कितना कबाड़ लाया है। डॉनी ने कुछ हद तक असहाय होकर शिकायत की। एक छोटा सा सांप मिल्टन के हाथ में मौजूद 3 स्थानिक जादुई उपकरणों के चारों ओर लिपट गया और उन्हें डॉनी के पास पहुंचा दिया। डॉनी ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने तैर रहे 3 स्थानिक जादुई उपकरणों को अपने घेरे में ले लिया। हाँ, डॉनी की पहले से लापरवाह निगाहें तेज हो गईं। लेवल 3 व्हाइट रेवन ब्लडलाइन सीड ट्रू वर्ड मैजिक बुक के 50 पन्ने, हाफ विजार्ड पोशन। सभी वस्तुओं का निरीक्षण करने के बाद डॉनी ने अपनी नज़र मिल्टन की ओर घुमाई। थोड़ा हैरान होकर उसने कहा, तुम मुझसे पैसे नहीं ले रहे हो। मैं तुम्हें इन वस्तुओं के लिए कुल 100,000 योगदान दूंगा। उसने यह नहीं पूछा कि मिल्टन को ये वस्तुएं कहाँ से मिलीं, क्योंकि यह उसका कोई काम नहीं था। मिल्टन ने सिर हिलाया और उसे एक टोकन दिया। डॉनी ने 3 स्थानिक जादुई उपकरण एकत्र किए। फिर उसने टोकन लिया, काउंटर से बाहर निकला और मिल्टन के सामने से गायब हो गया।
कुछ क्षण बाद डोनी टोकन लेकर वापस आया और उसे मिल्टन को वापस सौंप दिया। 1,22,314 टोकन पर यही नंबर था। कुल 1,22,314 था और व्हाइट रेवन ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक की कीमत ठीक 120,000 थी। कृपया इसे व्हाइट रेवन ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक का अभ्यास करने के अवसर के लिए एक्सचेंज करें। मिल्टन ने फिर से टोकन डोनी को दिया और कहा। डोनी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन टोकन ले लिया और सिर हिलाया। फिर वह मौके पर ही गायब हो गया। जब वह फिर से दिखाई दिया तो उसके हाथ में एक अतिरिक्त व्हाइट बुक कैटलॉग था। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को रिफाइनिंग तकनीक से जोड़ो और जो स्मृति तुम्हारे दिमाग में आएगी वह ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक होगी। मिल्टन ने सिर हिलाया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक से जोड़ दिया। अगले ही पल उसके दिमाग में व्हाइट रेवन ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक का अभ्यास करने की विशिष्ट विधि आ गई। 130 साल बाद उसे आखिरकार व्हाइट रेवन ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक मिल गई। यहां से लेवल 2 ब्लड विजार्ड की सीमा तक उसके सामने कोई अड़चन नहीं थी। कोलन द्वीप महल। मिल्टन की पलकें खुलने से पहले कांप उठीं। उसकी आंखों में उतार चढ़ाव की झलक दिखाई दी। असली बॉडी सिमुलेशन खत्म हो गया था। अध्याय 123 123 108 व्हाइट रेवन रिफाइनिंग तकनीक और लेवल 2 ब्लडलाइन विजार्ड। अनुवादक 54,96,90,339। ट्रू बॉडी सिमुलेशन समाप्त। आपका क्षेत्र, तकनीक और यादें बरकरार रखी गई हैं। होस्ट की मानसिक स्थिति असामान्य पाई गई। सिम्युलेटर ऑटो प्रोटेक्शन शुरू किया गया है। मिल्टन चेनी की आंखों में थकान गायब हो गई और उसने पाया कि वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। उसने अपने ब्लडलाइन को लेवल 1 ब्लडलाइन विजार्ड की सीमा तक परिष्कृत कर लिया था और लेवल 2 ब्लडलाइन विजार्ड बनने की कगार पर था। ट्रू बॉडी सिमुलेशन के इस दौर से उसे यही लाभ हुआ। लेवल 2 ब्लडलाइन विजार्ड का क्षेत्र उसकी पहुंच में था। मिल्टन ने इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन से काफी लाभ प्राप्त किया था। उन्होंने सिमुलेशन के दौरान ओरोबोरोस रिंग में शामिल होकर न केवल अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार किया था, बल्कि व्हाइट रेवन ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक भी हासिल की थी, जो महत्वपूर्ण थी। अब से उन्हें अपने ब्लडलाइन को जबरदस्ती परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं थी। व्हाइट रेवन ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक के साथ मिल्टन की ब्लडलाइन में तब तक कोई बाधा नहीं होगी जब तक कि वह व्हाइट रेवन ब्लडलाइन की सीमा तक नहीं पहुंच जाता। यानी लेवल 2 विजर्ड्स में सबसे मजबूत बनने के लिए उसे शायद कुछ और सिमुलेशन की आवश्यकता होगी। अगले ही पल मिल्टन ने एक मानसिक आदेश दिया और उसके सामने एक पारदर्शी हल्की नीली स्क्रीन दिखाई दी। नाम मिल्टन चेनी। आध्यात्मिक 16.2। शारीरिक बनावट 19-9। नाइट क्षेत्र ग्रैंड नाइट। आध्यात्मिक जादूगर क्षेत्र लेवल 1 जादूगर। ब्लडलाइन जादूगर क्षेत्र लेवल 1 जादूगर। श्वास तकनीक गोल्डन लान श्वास तकनीक परफेक्ट। ध्यान तकनीक 1 ध्यान तकनीक परफेक्ट। आर रिफाइनिंग टेक्निक व्हाइट रेवन रिफाइनिंग टेक्निक प्रवीण 67.2 1600। नाइट कौशल जे। आध्यात्मिक जादू सत्य की आंख ग्रेड 1। डार्क फ्लेम तकनीक ग्रेड 1। हीलिंग लाइट ग्रेड 1। ब्लडलाइन जादू रेवन झुंड ग्रेड 1। व्हाइट रेवन मार्क ग्रेड 1। व्हाइट स्टॉम्प ग्रेड 1। उसका शारीरिक बनावट पहले ही लेवल 1 ब्लडलाइन विजार्ड की सीमा तक पहुंच चुकी थी और वह लेवल 2 विजार्ड के दायरे से बस एक छोटा कदम दूर था। ये शर्म की बात थी कि ट्रू बॉडी सिमुलेशन में वह बहुत जल्दी मर गया। अगर उसके पास और 10 साल होते तो वह अब तक लेवल 2 ब्लडलाइन विजार्ड बन चुका होता। फिर भी मिल्टन काफी संतुष्ट था। आखिरकार इस ट्रू बॉडी सिमुलेशन से पहले उसे व्हाइट रेवन ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक हासिल करने की उम्मीद नहीं थी। ये भी अनिश्चित था कि वह ओरोबोरोस रिंग में शामिल हो पाएगा या नहीं। लेकिन एक बार जब वह सिमुलेशन में ओरोबोरोस रिंग में सफलतापूर्वक शामिल हो गया तो उसे इस तरह के क्रॉस बाउंड्री विजार्ड संगठन के महत्व का एहसास हुआ। लाइल सिम्पसन के शब्द शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं थे। वह जो कुछ भी सोच सकता था इस तरह के विजार्ड संगठन में था। यह अफसोस की बात है, हालांकि मैं अब ओरोबोरोस रिंग में नहीं जा पाऊंगा। चेन ने अपनी कनपटी रगड़ी। अब उसे समझ में आया कि लेवल 3 विजार्ड का क्या मतलब था जब उसने उसे अपना ब्लडलाइन बदलने के लिए कहा था, क्योंकि उसका ब्लडलाइन ओरोबोरोस रिंग के एक ग्रैंड विजार्ड से टकरा गया था। ब्लडलाइन में इस तरह के टकराव ओरोबोरोस रिंग में आम थे। आखिरकार वे सभी ब्लडलाइन विजार्ड थे और एक ही ब्लडलाइन होना सामान्य बात थी। ओरोबोरोस रिंग के ज्यादातर लोगों की तरह उनके पास सरपेंट ब्लडलाइन थी। ये ब्लडलाइन एक निचले स्तर की थी जो ओरोबोरोस ब्लडलाइन से निकली थी। इसकी उच्चतम क्षमता व्हाइट रेवन ब्लडलाइन के समान लेवल 3 तक भी पहुंच सकती थी। समस्या ये थी कि जिस ग्रैंड विजार्ड की ब्लडलाइन मिल्टन से टकराई थी उसका स्वभाव बुरा था। सिमुलेशन में मिल्टन की जल्दी मौत का एक महत्वपूर्ण कारण वह ग्रैंड विजार्ड था। उस महिला के बारे में सोचते हुए मिल्टन कांप उठा। कौन जानता था कि ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक का अभ्यास करने के बाद उसका जीवन कैसा होगा। अपने अंतिम वर्षों में वह लगभग पूरी तरह से थक चुका था।
अपने अशांत विचारों को रोकते हुए मिल्टन ने अपने सामने हल्के नीले रंग की पारदर्शी स्क्रीन को हटा दिया। इसके बाद वह लेवल 2 ब्लडलाइन विजार्ड बनने की तैयारी करेगा। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। टेक्स्ट सिमुलेशन काउंट L। क्या आप टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करना चाहते हैं? हाँ, मिल्टन ने मन ही मन उत्तर दिया। टेक्स्ट सिमुलेशन के इस दौर के लिए उसका एकमात्र उद्देश्य लेवल 2 विजार्ड बनना था। उम्र 23। रिफाइनिंग तकनीक हासिल करने के बाद आपकी ब्लडलाइन रिफाइनमेंट की गति पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ हो गई है। आपने व्हाइट रेवन सोसाइटी को बेनी को सौंप दिया और अपनी ब्लडलाइन को उन्मत्तता से रिफाइन करना शुरू कर दिया। उम्र 24। ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक में प्रशिक्षण, ब्लडलाइन को रिफाइन करना। टॉवर। व्हाइट टॉवर विजार्ड संगठन का नाम के अलावा कोई अस्तित्व नहीं रह गया। आयु 35। आपने व्हाइट रेवन सोसाइटी को भंग कर दिया और कौनसी विजार्ड महाद्वीप छोड़ दिया। लेवल 2 ब्लडलाइन विजार्ड बनने के बाद आपने ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक का अभ्यास जारी रखा। आयु 152। आपकी ब्लडलाइन रिफाइनिंग तकनीक का प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया है। आपने फॉरेस्ट मेडिटेशन तकनीक को अपनाने का फैसला किया। लेवल 2 ब्लडलाइन विजार्ड बनने के बाद मेडिटेशन तकनीक का अभ्यास करने में आपकी गति बहुत तेज लगती है। आयु 185। आप कौनसी विजार्ड महाद्वीप में वापस आए, रेडियंट ग्लोरी की कुछ शाखाओं को कुचल दिया, थोड़े समय के लिए वायलेट महाद्वीप में वापस गए और लाइल सिम्पसन से मिले। आयु 186। प्यो येलो टॉवर में शामिल होने का आपका प्रयास विफल हो गया। फिर आपने कौनसी विजार्ड महाद्वीप के समुद्री क्षेत्र को छोड़ दिया। आयु 372। आपके शरीर के कार्यों में बुढ़ापे के कोई लक्षण नहीं दिखे। आपने धीरे धीरे ध्यान तकनीक का अभ्यास जारी रखा। वर्षों से आपने एक पल के लिए भी ध्यान तकनीक का अभ्यास करना बंद नहीं किया। आयु 400। अचानक आपके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, खूनी समुद्री क्षेत्र जादूगर क्षेत्र पर आक्रमण कर रहा है। सभी स्तर 2 जादूगरों और उससे ऊपर के लोगों को इस युद्ध में भाग लेना चाहिए। अगले ही पल आपको प्रकाश की एक गेंद ने दूर ले जाया गया। अध्याय 124 124 108 व्हाइट रेवन रिफाइनिंग तकनीक और स्तर 2 ब्लडलाइन विजार्ड _2। अनुवादक 54,96,90,339। आयु 402। आप मर चुके हैं। जादूगर क्षेत्र और खूनी समुद्री क्षेत्र के बीच अंतर क्षेत्र युद्ध में मारे गए हैं। सिमुलेशन समाप्त होता है। कृपया अपना इनाम चुनें। क्षेत्र बनाए रखें या तकनीक बनाए रखें। अंतर क्षेत्र युद्ध। मिल्टन चेनी चौंक गए। उसने इस शब्द के बारे में सुना था, यह उसके लिए अपरिचित नहीं था, और ओबोरोस रिंग में वह महिला जिसने उसे लगभग पूरी तरह से चूस लिया था, एक अंतर क्षेत्र युद्ध में भाग ले चुकी थी। हालांकि इस शब्द का अर्थ है कि जादूगर क्षेत्र ने दूसरे ग्रैंड क्षेत्र के साथ युद्ध शुरू किया था, इसलिए इसका नाम अंतर क्षेत्र युद्ध पड़ा। अन्य ग्रैंड क्षेत्र ने जादूगर क्षेत्र पर आक्रमण करने की हिम्मत कब की? मिल्टन ने पहले कभी खूनी समुद्री क्षेत्र के बारे में नहीं सुना था, लेकिन चूंकि इसने जादूगर क्षेत्र पर सक्रिय रूप से आक्रमण करने की हिम्मत की थी, इसलिए यह निश्चित रूप से सरल नहीं था। कम से कम यह निश्चित रूप से उन छोटे विमानों के बराबर नहीं था। उसने इसके बारे में अब और नहीं सोचा। क्षेत्रों के बीच इस तरह के युद्ध और उसकी वर्तमान स्थिति का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। वास्तविकता में भी 380 साल बाद मिल्टन को नहीं पता था कि वह किस हद तक पहुंच सकता है, लेकिन वह एक बात समझ गया था, वह ये कि जब तक वह उस समय तक जीवित था, वह निश्चित रूप से लेवल 2 जादूगर के दायरे में नहीं रहेगा। रिटेन रियल्म। मिल्टन ने अपने दिल में बड़बड़ाया। अगर कोई मिल्टन के बगल में होता तो वह नंगी आंखों से उसके शरीर की सतह पर मिल्टन की नसों में बहते खून को देख सकता था। मिल्टन के पूरे शरीर पर तुरंत सफ़ेद पैटर्न छा गए। उसके दिल की धड़कन की आवाज़ ढोल की तरह थी, उसके शरीर से निकलने वाली सुस्त आवाज़। पूरे शरीर में जलन फैल गई। मिल्टन को लगा जैसे उसे मैग्मा के उबलते हुए कुंड में फेंक दिया गया हो। उसे लगा जैसे उसके शरीर के भीतर से कुछ बाहर निकलने वाला है। अचानक सफ़ेद पंख मिल्टन की पीठ में छेद कर उभर आए। मिल्टन की आंखों की सफ़ेद पुतलियों पर खून का हल्का लाल रंग छा गया। उसकी नसों से खून बहने लगा, जिससे उसका पूरा शरीर काले खून से रंग गया। रक्त प्रतिस्थापन। जैसे जैसे समय बीतता गया, मिल्टन के शरीर पर चिपचिपा खून धीरे धीरे जमता गया। मिल्टन का शरीर धीरे धीरे सामान्य हो गया। उभरी हुई मांसपेशियां धीरे धीरे गायब हो गईं और उभरी हुई नसें धीरे धीरे पीछे हट गईं। उसके दिल की धड़कन की आवाज़ धीरे धीरे धीमी हो गई और उसकी पीठ पर पंख भी गायब हो गए। जब सब कुछ शांत हो गया तो मिल्टन ने गंदी हवा की सांस छोड़ी। लेवल 2 ब्लडलाइन विजार्ड। वह सफल हुआ। मिल्टन ने अपनी मुट्ठी भींची, उसमें एक अकल्पनीय शक्ति समाहित थी। अंतर बहुत बड़ा था। लेवल 2 ब्लडलाइन विजार्ड और लेवल 1 ब्लडलाइन विजार्ड होना एक बिल्कुल अलग तस्वीर थी। इस समय मिल्टन अपने भूतपूर्व स्व को एक मुक्का मारकर मार सकता था, बिना किसी आध्यात्मिक शक्ति या जादू का उपयोग किए। केवल एक साधारण मुक्का मारकर वह लेवल 1 के जादूगर को खून की धुंध में बदल सकता था।
मिल्टन के मन में एक विचार आया और उसके सामने एक हल्की नीली रोशनी वाली स्क्रीन दिखाई दी। मिल्टन ने अपना ध्यान विशेषता बार पर लगाया। आध्यात्मिक 16.9, शारीरिक 25.2। 25.2 की शारीरिक विशेषता ये दर्शाने के लिए पर्याप्त थी कि इस समय मिल्टन कितना शक्तिशाली था। जैसे जैसे प्रदर्शित विशेषताएं बढ़ती जाती हैं, बाद में सुधार करना अधिक कठिन होता जाता है। मिल्टन लेवल 1 ब्लडलाइन जादूगर से लेवल 1 ब्लडलाइन जादूगर की सीमा तक पहुंच गया। कुल मिलाकर सुधार बहुत अधिक नहीं था। इस बार लेवल 2 ब्लडलाइन जादूगर बनने से ही उसकी शारीरिक विशेषता 5-3 अंक बढ़ गई। बेशक ये सिमुलेशन में लेवल 2 ब्लडलाइन विजार्ड बनने के बाद अपनी ब्लडलाइन को निखारने में उनकी दृढ़ता से भी संबंधित है। अगर वह सिर्फ लेवल 2 ब्लडलाइन विजार्ड बन गया होता तो शारीरिक विशेषताओं में वृद्धि इतनी अतिरंजित नहीं होती। विशेषता बार से अपनी नज़र हटाते हुए मिल्टन ने ब्लडलाइन मैजिक कॉलम पर ध्यान केंद्रित किया। पहले की तुलना में 3 और ब्लडलाइन मैजिक प्रविष्टियां थीं। ये तीनों सेकंड रिंग ब्लडलाइन मैजिक थे। ब्लडलाइन मैजिक वाइट रेवन ट्रू फॉर्म सेकंड रिंग, लाइट ऑफ वाइट फेदर सेकंड रिंग, कज ऑफ द डेथ ब्रिंगर सेकंड रिंग। एक ब्लडलाइन मैजिक का ट्रू फॉर्म मैजिक था, एक अटैक मैजिक था, एक कज मैजिक था। ये 3 सेकंड रिंग ब्लडलाइन मैजिक था जिसे मिल्टन चेनी ने लेवल 2 ब्लड विजार्ड बनने के बाद हासिल किया था। ट्रू बॉडी मैजिक एक ऐसी चीज़ है जो हर ब्लड विजार्ड के पास लेवल 2 विजार्ड बनने के बाद होगी। ये जादू कुछ हद तक मिल्टन चेनी के आध्यात्मिक नेत्र जादू जैसा है, इसकी कोई संभावित सीमा नहीं है। यह मिल्टन चेनी की प्रगति के साथ साथ बढ़ सकता है। चाहे मिल्टन चेनी ब्लडलाइन विजार्ड पथ पर कितनी भी दूर यात्रा करें, भले ही वह लेवल 5 ग्रैंड ब्लडलाइन विजार्ड बन जाए, ये जादू लेवल 5 ब्लडलाइन मैजिक में बदल जाएगा। जहां तक बाकी 2 जादू तकनीकों की बात है, मिल्टन चेनी उनसे अपरिचित नहीं है। बहुत बुरा, कोई लाश भक्षक नहीं है। एक विचार के साथ मिल्टन चेनी ने पीली नीली रोशनी वाली स्क्रीन को छुपा दिया। लेवल 2 ब्लडलाइन विजार्ड बनने से इन 3 जादू तकनीकों को प्राप्त करने की गारंटी नहीं मिलती है, इसके बजाय उन्हें यादृच्छिक रूप से प्राप्त किया जाता है। व्हाइट रेवन ब्लडलाइन के भीतर सबसे मजबूत ब्लडलाइन मैजिक तकनीक सेकंड रिंग मैजिक लाश भक्षक है। ये तकनीक मिल्टन चेनी के जादू टूलबा में दिखाई नहीं दी है। हालांकि सौभाग्य से मिल्टन चेनी के पास एक सिम्युलेटर है जो कॉर्प्स डिवाइडर जादू के प्रभाव के साथ मेल खाता है। यदि उसके पास यह नहीं है तो उसे मजबूर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल सिम्युलेटर पर निर्भर रहते हुए भी वह थोड़े समय में व्हाइट रेवन ब्लडलाइन को उसकी सीमा तक परिष्कृत कर सकता है। विजार्ड दायरे में एक कारण है कि अनगिनत लोग ब्लडलाइन विजार्ड पथ को अत्यधिक महत्व देते हैं। अब मिल्टन चेनी समझते हैं कि ऐसा क्यों है। जैसे ही स्पिरिट सिस्टम विजार्ड लेवल 2 विजार्ड तक पहुंचता है, वे निश्चित रूप से तुरंत 3 सेकंड रिंग जादू तकनीकों में महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय उन्हें आध्यात्मिक सागर में सेकंड रिंग जादू तकनीक की संरचना को अंकित करने में बहुत समय लगाना होगा। इसके अलावा स्पिरिट सिस्टम विजार्ड जब वे लेवल 1 विजार्ड की सीमा पर पहुंचते हैं तो वे तेजी से लेवल 2 विजार्ड तक नहीं पहुंच सकते हैं। स्पिरिट सिस्टम विजार्ड को जो प्रतिबंधित करता है वह उनकी क्षमता है, लेकिन ब्लडलाइन विजार्ड को जो प्रतिबंधित कर सकता है वह केवल ब्लडलाइन की संभावित सीमा है। ट्रू बॉडी सिमुलेशन में औरोबोरोस रिंग का प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद मिल्टन चेनी को उस छोटी व्हाइट रेवन सोसाइटी में कुछ हद तक रुचि नहीं रह गई है जिसे उन्होंने स्थापित किया था। व्हाइट रेवन सोसाइटी ही नहीं, कौनसी कॉन्टिनेंट पर रेडियंट अकेडमी भी अब मिल्टन चेनी की रुचि नहीं रखती। हालांकि वह रेडियंट अकेडमी के लेवल 3 विजार्ड के बारे में काफ़ी उत्सुक है। ट्रू बॉडी सिमुलेशन से प्राप्त अनुभवों ने मिल्टन चेनी के दृष्टिकोण को काफ़ी हद तक व्यापक बना दिया है। साथ ही इसने उन्हें कई ऐसी चीज़ों को समझने में मदद की जो उन्हें पहले समझ में नहीं आई थीं। उदाहरण के लिए, रेडियंट अकेडमी का लेवल 3 विजार्ड एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे किसी अंतरक्षेत्रीय विजार्ड संगठन द्वारा भेजा गया हो। विजार्ड दायरे में कई अंतरक्षेत्रीय विजार्ड संगठन हैं, मिल्टन चेनी इस बारे में स्पष्ट हैं कि कौन से हैं। हालांकि रेडियंट अकेडमी का नाम रेडियंट हार्मनी से मिलता जुलता है। हो सकता है कि कौनसी कॉन्टिनेंट को नियंत्रित करने वाला लेवल 3 विजार्ड रेडियंट हार्मनी से हो। रेडियंट हार्मनी भी एक अंतरक्षेत्रीय विजार्ड संगठन है, लेकिन औरोबोरोस रिंग और प्यो येलो टॉवर की तुलना में ये कमज़ोर है और विजार्ड दायरे में इसकी लोकप्रियता काफ़ी कम है। विजार्ड दायरे में अधिकांश उन्नत स्तर के विजार्ड बड़े विजार्ड संगठनों द्वारा एकाधिकार किए जाते हैं। यह एकाधिकार न केवल ज्ञान और ध्यान तकनीकों में बल्कि गहरे कारणों से भी परिलक्षित होता है। दूसरे शब्दों में, विजार्ड दायरे में स्वतंत्र लेवल 3 या उच्च स्तर के विजार्ड का अस्तित्व अत्यंत दुर्लभ है। लेवल 3 विजार्ड बनने के लिए कमोबेश कुछ बड़े पैमाने के विजार्ड संगठनों से प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में मिल्टन चेनी कोई अपवाद नहीं है। यदि वह सिमुलेशन में किसी बड़े जादूगर संगठन में शामिल नहीं हो पाता तो उसके लेवल 3 जादूगर बनने की संभावना बहुत कम होगी। हालांकि एक महाद्वीप को नियंत्रित करने के लिए भेजे गए जादूगर शक्तिशाली लग सकते हैं,
वास्तव में वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न बड़े जादूगर संगठनों में अपनी क्षमता समाप्त कर ली है। चाहे आप लेवल 2 या लेवल 3 के जादूगर हों, एक बार जब आपके पास आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं रह जाती तो आप एक महाद्वीप को नियंत्रित करना चुन सकते हैं। हालांकि यह नियंत्रण आकर्षक लगता है, लेकिन वास्तव में वे चाहते हैं कि आप संगठन के लिए धन संचय करने में मदद करें। जिन व्यक्तियों में अभी भी क्षमता है उन्हें जादूगर क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। ये बग पालने जैसा ही है। लेवल 3 के जादूगर लेवल 2 के जादूगरों की तुलना में बड़े बग से ज़्यादा कुछ नहीं है। यदि आपकी क्षमता समाप्त हो गई है तो आपको बड़े जादूगर संगठनों के मुख्य समूह से हटा दिया जाएगा। अनगिनत कीड़े क्रूरता से लड़ते हैं और अंत में जो बग राजा ऊपर चढ़ता है वही इन बड़े जादूगर संगठनों की तलाश है। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि जादूगर संगठन आपको पूरी तरह से त्याग देगा। अगर वे पूरी तरह से हार मान लेते तो वे नियंत्रण के लिए आपको महाद्वीप नहीं देते। ये त्याग की तरह है, लेकिन वास्तव में यह एक तरह का चरागाह है। यदि आप महाद्वीप पर अपने नियंत्रण के दौरान आगे बढ़ते हैं, यदि आपकी क्षमता फिर से उभरती है तो आपको कोर सर्कल में वापस आने का मौका भी मिल सकता है। बेशक उस समय आप बग पालन के एक नए दौर का सामना कर रहे होंगे। चाहे आप एक पुराने बग हो या एक युवा बग, जब तक आप अलग खड़े होते हैं और बग राजा बनते हैं, आपके सामने एक अलग दुनिया खुल जाएगी। मिल्टन चेनी ने अपने उलझे हुए विचारों को दूर रखा और गहराई से चिंतन करना बंद कर दिया। इस समय वह पहले से ही लेवल 2 ब्लड विजार्ड है और कुछ मामलों को सुलझाने का समय आ गया है। सब कुछ ठीक होने के बाद मिल्टन चेनी को फिर से कासिन उपमहाद्वीप लौट जाना चाहिए। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि वह कासिन उपमहाद्वीप से केवल 5 से 6 साल ही दूर रहे हैं। अध्याय 125 125 109 डिंडेलियन टेवन और डोरियन कोविस कृपया सदस्यता लें। अनुवादक 54,96,90,339। लिलित उत्तरी महाद्वीप ब्राइट मून फॉरेस्ट के भीतर। रात के अंधेरे में ब्राइट मून फॉरेस्ट थोड़ा शांत लग रहा था। जंगल में ग्रिफिन तेजी से आगे बढ़ रहा था, उसका आकार लगातार पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। खरपतवार और मुरझाई हुई शाखाएं उसकी प्रगति में बाधा नहीं बन सकीं। अगले ही पल ग्रिफिन सहज रूप से रुक गया, क्योंकि एक सफ़ेद कौवा अचानक उसके सामने पेड़ पर दिखाई दिया। कौवे के तीखे पंजे शाखा पर लगे हुए लग रहे थे। ग्रिफिन कौवे के पूरे शरीर पर बर्फ सफ़ेद पंख साफ देख सकता था। जब तक कौवे ने अपना सिर नहीं घुमाया तब तक उसकी लाल पुतलियां उससे आंखें नहीं मिला रही थीं। वह कैसा एहसास था। उस पल ग्रिफिन को लगा जैसे मौत खुद उसे घूर रही है। बस एक पल में ग्रिफिन का दिमाग खाली हो गया और उसकी आत्मा और शरीर अलग हो गए। सेकंड रिंग ब्लडलाइन मैजिक डेथब्रिंगर की आंख। अगर लेवल 2 का जादूगर सेकंड रिंग मैजिक से हमला करता तो क्या होता? नतीजा आसान था। लेवल 1 के जादूगर के पास प्रतिरोध का कोई मौका नहीं होता। सफ़ेद कौवा अपने पंख फड़फड़ाता हुआ ग्रिफिन की लाश की तरफ उड़ गया और एक इंसानी आकृति में बदल गया। मिल्टन चेनी की आध्यात्मिक शक्ति ने ग्रिफिन के शरीर को घेर लिया, जो स्पैटियल्की के अंदर था। व्हाइट टॉवर का ग्रिफिन सिर्फ एक बचा है। जिस पल ग्रिफिन का शरीर गायब हुआ, चेनी की आकृति भी गायब हो गई। दूसरी रिंग ब्लडलाइन मैजिक व्हाइट फेदर लाइट। एक बेदाग सफ़ेद पंख आसमान से गिरा, जो ज़मीन पर गिरने से ठीक पहले चमकदार रोशनी बिखेर रहा था। इस रोशनी से घिरा व्यक्ति धीरे धीरे बिखरने लगा। तब तक वे कुछ भी नहीं रह गए। जो कुछ बचा था वह एक सुनहरा टोकन और एक हल्का नीला छल्ला था। चेनी ने गोल्डन ओरिजिन टोकन को स्पैटियल की में रखा, फिर स्पैटियल मैजिक डिवाइस रिंग को अपना बताया और उसे अपने आध्यात्मिक सागर में रख दिया। अगले ही पल चेनी की आकृति उस स्थान से गायब हो गई। इसके साथ ही व्हाइट टॉवर के 3 लेवल एक जादूगर अतीत की बात बन गए और व्हाइट टॉवर संगठन केवल नाम के लिए अस्तित्व में था। जादूगरों की सुरक्षा के बिना एक जादूगर संगठन के लिए इस महाद्वीप पर जीवित रहना मुश्किल होगा। व्हाइट टॉवर के 2 लेवल 1 जादूगरों के पास चेनी के खिलाफ कोई प्रतिरोध क्षमता नहीं थी, जो लेवल 2 जादूगर बन गया था। उनमें से सबसे शक्तिशाली मिल्टन, जो पहले ही लेवल 1 जादूगर की सीमा तक पहुंच चुका था, भी चेनी के दूसरे रिंग जादू के तहत मर गया। 3 लेवल 1 जादूगर हवा में गायब हो गए। व्हाइट टॉवर में केवल कुछ लेवल 2 और लेवल 3 जादूगर प्रशिक्षु रह गए, जिनमें से किसी में भी चेनी की दिलचस्पी नहीं थी। कोलन द्वीप पर महल में वापस आकर चेनी ने अपने वंश के भीतर से बेनी के व्हाइट रेवन मार्क को सक्रिय किया। कुछ ही पल में बेनी चेनी के सामने प्रकट हुआ। सोसाइटी मास्टर बेनी, मैं कुछ समय के लिए कौनसी कॉन्टिनेंट से दूर जा रहा हूँ। इस अवधि के दौरान व्हाइट रेवन सोसाइटी को आपके हाथों में छोड़ रहा हूँ। चेनी ने कहा। उन्होंने यह नहीं बताया कि वे इस प्रस्थान से कब वापस आएंगे, क्योंकि वर्तमान चेनी को भी नहीं पता था कि वे कब वापस आएंगे। मैं समझता हूँ सोसाइटी मास्टर। जब आप अब शक्ति को संतुलित नहीं कर सकते तो कुछ लाभ देना ठीक है, चेनी ने कहा। वह अच्छी तरह से जानता था कि रेडियंट अकादमी के लोग किस तरह के हैं।
अगर वह 1 या 2 साल के लिए चला जाता तो रेडियंट अकादमी शायद कोई कार्रवाई न करती। आखिरकार बहुत कम जादूगर अपने शहर में हर समय रहते हैं। हालांकि एक बार जब वह बहुत लंबे समय तक दूर रहता तो रेडियंट अकादमी के लोग व्हाइट रेवन सोसाइटी के समृद्ध मुनाफे का लालच कर सकते थे। बेनी ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। चेनी ने कुछ और सरल निर्देश दिए, फिर महल छोड़ दिया। इस सब पर विचार करते हुए चेनी को कासिन उपमहाद्वीप छोड़े हुए 6 साल से भी कम समय हुआ था। उन्हें बेवजह वायलेट विजार्ड महाद्वीप में ले जाया गया था और वे लेवल 2 ब्लड विजार्ड बन गए थे। सभी बातों पर विचार करने पर यह 6 साल से भी कम समय था। यदि इस अवधि के दौरान चेनी ने विकास पथ का अनुसरण किया होता जिसकी उन्होंने मूल रूप से योजना बनाई थी, अर्थात राज्य से यात्रा करने के बाद विजार्ड पथ का पता लगाना, शायद वे अभी भी लेवल 2 विजार्ड बनने से दूर होते। उस स्थिति में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने आपदा को अप्रत्याशित आशीर्वाद में बदल दिया था। बेशक ये बिल्कुल वैसा नहीं कहा जा सकता था क्योंकि ये दो पूरी तरह से अलग रास्ते थे। चेनी को नहीं पता था कि वे दूसरे रास्ते पर कितनी दूर तक पहुंचते। शायद दूसरा स्व वर्तमान में उनकी तुलना में अधिक मजबूत होगा, यह अनिश्चित था। हालांकि इस बिंदु पर चेनी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मात्र 6 वर्षों के अंतराल में वह लेवल 2 ब्लड विजार्ड बन गया था। इस गति के साथ नाखुश होने की क्या बात थी। विजार्ड दायरे में ऐसे लोग हो सकते हैं जो चेनी की तरह या उससे भी अधिक तेजी से आगे बढ़े हों, लेकिन चेनी को भरोसा था कि उनमें से किसी के पास रैंक 5 विजार्ड की क्षमता नहीं होगी। समुद्र के ऊपर अशांत लहरें उठ रही थीं और छींटे ऊपर उड़ रहे थे। तूफान समुद्र में बह गया जिससे अशांत लहरें उठ रही थीं। लहरों के टकराव से ऐसी आवाज आ रही थी जो किसी जानवर की दहाड़ जैसी थी। समुद्र के ऊपर एक विशाल सफेद कौवा उड़ रहा था। इसने जो तूफान पैदा किया और जो लहरें उठी, उनका विशालकाय कौवे पर जरा भी असर नहीं हुआ। ये कौवा तेज था। अगर कोई इस पर नजर गड़ाए तो वह पलक झपकते ही पाता कि कौवा उसकी नजरों से ओझल हो गया। महाद्वीप के करीब विशालकाय कौवा एक मानव आकृति में बदल गया और उसका लटका हुआ शरीर समुद्र के ऊपर से गायब हो गया। अगली बार जब वह दिखाई दिया तो चेनी पहले से ही महाद्वीप पर था। जहां चेनी अचानक दिखाई दिया वहां बहुत से लोग थे, लेकिन एक भी व्यक्ति ने उसकी ओर अपनी नजर नहीं घुमाई, मानो चेनी का अस्तित्व ही न हो। मोटे कॉन्टिनेंट। यहां पहुंचने के बाद कासिन उपमहाद्वीप पहले से ही एक छोटे से समुद्री क्षेत्र की दूरी पर था। 2 समुद्री क्षेत्रों से विभाजित कौनसागर क्षेत्र की तुलना में ये स्थान कासिन उपमहाद्वीप के बहुत करीब है। मिल्टन चेनी ने यहां रुकने का फैसला क्यों किया, इसका कारण बिल्कुल सीधा है। वह किसी की तलाश में था। वह नहीं भूला है कि कैसे जब वह पहली बार यहां आया था तो एक छोटे से अभिशाप ने लगभग उसकी जान ले ली थी। नहीं, इसने उसकी जान ले ली। अगले ही पल मिल्टन एक शराबखाने के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। अन्य शराबखानों की तुलना में ये कुछ भी असामान्य नहीं था। अंदर एक भी ग्राहक नहीं था। कारण बिल्कुल सरल है, ये किसी भीड़भाड़ वाले शहरी इलाके में नहीं बल्कि कम आबादी वाले इलाके में स्थित है। मधुशाला का दरवाजा कसकर बंद था, जिस पर एक हल्के पीले रंग का सिंहपन्नी उकेरा हुआ था। सिंहपन्नी को देखते हुए मिल्टन की आंखों में अपरिचितता का भाव आया। अपनी जर्जर उपस्थिति के बावजूद इस छोटे से मधुशाला की काफी प्रतिष्ठा है। विजार्ड दायरे में ऐसे कई छोटे मधुशालाएं हैं। वे जमीनों पर शासन नहीं करते हैं बल्कि केवल सूचना का व्यापार करते हैं। ये स्वाभाविक रूप से असली सिंहपन्नी मधुशाला नहीं है। औरोबोरोस रिंग में शामिल होने के बाद मिल्टन ने विजार्ड दायरे के भीतर कई प्रमुख जादूगर संगठनों की समझ हासिल कर ली थी। सिंहपन्नी मधुशाला सभी जादूगर संगठनों में शीर्ष 30 में शुमार है। इसका कारण यह है कि उनका मालिक एक लेवल 7 जादूगर है। ये लेवल 7 जादूगर विजार्ड दायरे के प्रमुख जादूगर संगठनों में काफी प्रसिद्ध है। इसका कारण यह है कि उसके पास एक ऐसा मंत्र है जिसे 7वें रिंग मैजिक में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। 7वें रिंग मैजिक, आई ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, ये वास्तव में फर्स्ट रिंग मैजिक आई ऑफ ट्रुथ की संभावित सीमा है जिसमें मिल्टन वर्तमान में माहिर हैं। ये संकेत दिया गया है कि डेंडेलियन टैवन जादूगर क्षेत्र के भीतर सभी सूचनाओं की जांच करने में सक्षम है। बेशक यह असली डेंडेलियन टैवन को संदर्भित करता है, मोटे महाद्वीप पर स्थित यह विशेष टैवन स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं कर सकता था। हालांकि वे अभी भी कुछ सरल सूचनाओं के आदान प्रदान में सौदा कर सकते थे। मिल्टन की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई, जो मधुशाला के बाहर लटकी हुई एक छोटी सी घंटी को छू गई। डिंग डिंग, घंटी के 4 टोल के साथ मधुशाला का दरवाजा खुल गया। एक बड़ा ग्राहक आया है। मधुशाला के अंदर नंगे सीने वाला एक मजबूत आदमी बार में बैठा था। वह अच्छे मूड में था, इसका कारण स्वाभाविक रूप से व्यवसाय के लिए खुलने की संभावना थी। घंटी के 4 टोल का मतलब था कि एक लेवल 1 जादूगर यहां था। जादूगर प्रशिक्षुओं की तुलना में निस्संदेह लेवल 1 जादूगर से अधिक लाभ कमाया जा सकता है।
इस व्यक्ति के बारे में विशिष्ट विवरण पता लगाने में मेरी मदद करें। वह वर्तमान में कहाँ रहता है, वह कहाँ से आया है। वह एक प्रकार का शापित जादू जानता है। 5 साल पहले वह लेवल 2 विजार्ड अप्रेंटिस था। मिल्टन ने आध्यात्मिक शक्ति के उभार के साथ अपने सामने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की छवि बनाई। ये सुनकर कस्टिन का उत्साह कुछ हद तक ठंडा पड़ गया। क्या ये किसी तरह की गलती है? आप लेवल 1 विजार्ड हैं जो लेवल 2 विजार्ड अप्रेंटिस के बारे में पूछताछ करने आए हैं। मुझे लगा कि मेरे पास यहाँ एक बड़ी मछली है। हालांकि यह व्यवसाय उतना लाभदायक नहीं था जितना उसने उम्मीद की थी, लेकिन कस्टिन ने मना नहीं किया। आखिरकार मच्छर का पैर भी मांस है, एक सौदा जो किया जाना चाहिए। 1 मिनट रुको, महान अतिथि, मैं आपके लिए इसे देख लूंगा, कस्टिन ने बहुत शांत स्वर में कहा। मिल्टन ने सिर हिलाया, धैर्यपूर्वक किनारे पर प्रतीक्षा करते हुए। वास्तव में, यदि मिल्टन व्यक्तिगत रूप से खोज करें तो वह उस व्यक्ति को ढूंढ सकता है। हालांकि 5 साल बाद मिल्टन को यकीन नहीं था कि लेवल 2 विजार्ड अप्रेंटिस अभी भी कासेन उपमहाद्वीप में है या नहीं। इसलिए लेवल 2 विजार्ड अप्रेंटिस की तलाश में अपना समय बर्बाद करने के बजाय विशेषज्ञों को ये काम सौंपना बेहतर है। आखिरकार उसके पास जादुई पत्थरों की कमी नहीं है। लेवल 2 विजार्ड अप्रेंटिस की जांच करने की लागत वह वहन कर सकता है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि उनमें से 100 ढूंढना भी कोई समस्या नहीं होगी। कास्टिन के हाथ में एक किताब दिखाई दी जिसके कवर पर एक डेंडेलियन लाइट उकेरी गई थी। उसके दूसरे हाथ में एक काला पंख वाला पेन दिखाई दिया। एक पन्ना पलटते हुए कास्टिन ने लिखना शुरू किया। डेंडेलियन की किताब। मिल्टन ने इस दृश्य को बड़ी दिलचस्पी से देखा। ये किताब डेंडेलियन की किताब होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब आप इस पर किसी व्यक्ति की जानकारी लिख देते हैं तो ये किसी की छवि को कैप्चर कर सकता है। फिर किसी माध्यम से आप उस व्यक्ति को पा सकते हैं जिसे आप खोज रहे थे। मिल्टन सोच रहा था कि अगर वह लेवल 2 ब्लड विजार्ड, लेवल 1 आध्यात्मिक विजार्ड, व्हाइट ड्रैगन ब्लडलाइन लिखे तो क्या वह परिणाम के रूप में दिखाई देगा। भले ही वह वास्तविक दुनिया में इस परिकल्पना को मान्य नहीं कर सका, लेकिन उसके पास उसका सिम्युलेटर था। सिम्युलेटेड मिल्टन को किसी दिन इसे सत्यापित करने का मौका मिल सकता है। मैंने उसे पा लिया। डोरियन कोविस, वर्तमान में कासेन उपमहाद्वीप के जैस्मीन साम्राज्य में स्थित है। वह बेकर विजार्ड अकादमी, एक लेवल 1 विजार्ड संगठन से ध्यान तकनीकों का अभ्यास करता है। उसका वर्तमान क्षेत्र एक लेवल 2 विजार्ड अप्रेंटिस है और उसके द्वारा नियंत्रित जादू में जीरो रिंग मैजिक चोकिंग कस्प शामिल है। यह विस्तृत है। मिल्टन थोड़ा हैरान था। उसने पहले से ही इसका अनुमान लगा लिया था, लेकिन जब इस आदमी के बारे में सारी जानकारी उसके सामने रखी गई तो वह आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक सका। वर्तमान मिल्टन और भी अधिक उत्सुक था कि क्या उसकी जानकारी पुस्तक में दर्ज है। महान अतिथि, कुल 720 जादुई पत्थर हैं। बहुत महंगे। मिल्टन ने सीधा चेहरा बनाए रखा। आध्यात्मिक शक्ति के उछाल के साथ मधुशाला की जमीन पर 720 जादुई पत्थरों का ढेर दिखाई दिया। जादुई पत्थरों को देखकर कस्टिन की आंखें चमक उठीं। क्या आपको, प्रिय अतिथि, किसी और के बारे में पूछताछ करने की जरूरत है? केवल जादूगर प्रशिक्षुओं के बारे में ही नहीं बल्कि स्तर 1 के जादूगरों के बारे में भी। कस्टिन ने मिल्टन की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में प्रत्याशा का एक संकेत था। मिल्टन ने अपना सिर हिलाया। अगले ही पल उसकी आकृति उस स्थान से गायब हो गई। अध्याय 126 126 110 कासेन उपमहाद्वीप में वापसी और मृत्युदाता की आंख, सदस्यता अनुरोध। अनुवादक 54,90,90,339। बहुत गरीब। कैस्टिन ने 720 में से 120 जादुई पत्थरों को अपने स्थानिक जादू उपकरण में इकट्ठा किया। फिर उसने शेष 600 को एक लकड़ी के गर्त में फेंक दिया। अगले ही पल सफ़ेद रोशनी की चमक के साथ लकड़ी के गर्त में 600 जादुई पत्थर गायब हो गए। कैस्टिन ने अपना हाथ हिलाया और डेंडेलियन टैवर्न का दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई और वह चिंतनशील हो गया। बाहर से एक स्तर 1 जादूगर। उसका दिमाग विचारों से उलझा हुआ था और विचार धीरे धीरे उसके दिमाग में उभर रहे थे। कैस्टिन ने फिर से डेंडेलियन की किताब निकाली और एक काले पंख वाले पेन से उस पर कुछ पाठ लिखना शुरू कर दिया। कास्टिन के चिंतनशील चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। ऐसा लगा कि उसने कुछ अजीब देखा है। अगले ही पल उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई और डेंडेलियन की किताब पर लिखा पाठ धीरे धीरे गायब हो गया। उसने फिर से काला पंख वाला पेन उठाया और किताब पर लिखना शुरू कर दिया। यह अभी भी काम नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि इस बच्चे की पृष्ठभूमि बहुत बड़ी है, वह उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता। कास्टिन ने अपने चेहरे पर खेद के भाव के साथ डेंडेलियन की किताब बंद कर दी। कोई जानकारी नहीं मिल पाए। ये सामान्य था, लेकिन सामान्य भी नहीं था, लेकिन वह पहले भी इस स्थिति का सामना कर चुका था। अगर उसने डेंडेलियन की किताब पर महान जादूगरों के बारे में जानकारी लिखी तो इसका परिणाम उसके खिलाफ प्रतिक्रिया होगी।
डेंडेलियन की किताब पर ग्राहकों की जानकारी लिखना एक ऐसी चीज़ है जो सराय को नियंत्रित करने वाला हर व्यक्ति करता है, और कास्टन इसका अपवाद नहीं है। अगर वह नहीं लिख सकता तो इसके केवल कुछ कारण हो सकते हैं। या तो इसकी कोई पृष्ठभूमि थी, या ये डेंडेलियन की पुस्तक की जांच के दायरे से बाहर था। दूसरा व्यक्ति असंभव था, वह सिर्फ एक स्तर एक जादूगर था। तो ये पहला ही होना चाहिए था। इस बच्चे की पृष्ठभूमि थी, और शायद वह किसी बड़े जादूगर संगठन से था। कास्टन ने डेंडेलियन की पुस्तक बंद कर दी, सोचना बंद कर दिया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। दूसरी ओर मिल्टन चेनी, जो पहले ही डेंडेलियन टैवन छोड़ चुका था, ने रहने के बजाय मोटे महाद्वीप को छोड़ने का विकल्प चुना। अपने भौतिक शरीर के साथ समुद्र को पार करते हुए उसका अंतिम गंतव्य कासेन उपमहाद्वीप था। 5 साल पहले वह अभी स्तर एक जादूगर प्रशिक्षु बना था और राज्य की यात्रा शुरू की थी। 5 साल बाद वह अब स्तर 2 रक्त जादूगर है। हालांकि वह कासेन उपमहाद्वीप से केवल 5 साल के लिए दूर रहा है, लेकिन अगर हम वास्तविक शरीर अनुकरण पर विचार करें तो ये 500 साल से अधिक है। दूसरे शब्दों में, कासेन उपमहाद्वीप पर मिल्टन चेनी एक अजेय अस्तित्व है। कासेन उपमहाद्वीप के किनारे पर अचानक एक आकृति दिखाई दी। मिल्टन चेनी की आंखों में एक अलग भावना का संकेत था। कासेन उपमहाद्वीप, मैं यहाँ हूँ। ये वह जगह थी जहाँ वह इस दुनिया को पार करने के बाद पहली बार रहता था। यहाँ वह एक शूरवीर बन गया, एक महान शूरवीर बन गया, और यहाँ तक कि एक स्तर एक जादूगर प्रशिक्षु भी बन गया। यहाँ उसे स्थानिक कुंजी मिली और उसने आध्यात्मिक नेत्र जादू सीखा। यह महाद्वीप भले ही बड़ा ना हो और यह जादूगर महाद्वीप से अतुलनीय हो, लेकिन मिल्टन चेनी के मन में इस महाद्वीप के लिए एक अलग भावना है। इस भावना ने उन्हें स्तर 2 जादूगर बनने के बाद फिर से यहाँ लौटने के लिए प्रेरित किया। मिल्टन ने अपने आध्यात्मिक समुद्र में आध्यात्मिक शक्ति के साथ मामूली टेलीपोर्टेशन तकनीक का उपयोग करना जारी नहीं रखा, बल्कि इसके बजाय चलना शुरू कर दिया। कासेन उपमहाद्वीप के किनारे पर यह स्थान जैस्मीन किंगडम का है। जैस्मीन किंगडम अभी भी फ्रॉस्टविंटर किंगडम से काफ़ी दूरी पर है। फ्रॉस्टविंटर किंगडम भी महाद्वीप के किनारे पर स्थित एक राज्य है, लेकिन जैस्मीन किंगडम की तुलना में ये सबसे अधिक किनारा नहीं है। बेशक इस समय मिल्टन के लिए दोनों राज्यों के बीच की दूरी सिर्फ एक पल की मेहनत है। पहला रिंग मैजिक रेवनजोंड। अगले ही पल मिल्टन के शरीर से अनगिनत शुद्ध सफ़ेद कौवे अचानक उड़ गए। ये कौवे तुरंत ही बिखर गए और दिखाई देने के बाद इधर उधर उड़ने लगे। लेवल 2 जादूगर बनने के बाद मिल्टन के सभी मूल 3 पहले रिंग ब्लडलाइन जादू बहुत मजबूत हो गए। वर्तमान रेवनजोंड जादू को अब रेवनजोंड में बदलने के लिए मिल्टन की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय यह एक रेवनजोंड को बुला सकता है। ये सफ़ेद कौवे मिल्टन की आंखों के दूसरे सेट के बराबर हैं। मिल्टन आगे बढ़ता रहा, कौवे बिना रुके उसके चारों ओर उड़ते रहे और फिर कौवे इधर उधर उड़ते रहे। जैस्मीन किंगडम से गुजरते हुए कुछ पुरानी शिकायतें दूर हो जानी चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक सफ़ेद कौवा वापस उड़कर मिल्टन के कंधे पर आ बैठा। सफ़ेद कौवे की 2 लाल आंखें थीं। अगले ही पल मिल्टन वहीं गायब हो गया। जब वह फिर से दिखाई दिया तो वह पहले से ही एक शहर में था। शहर छोटा नहीं था, लेकिन जादूगर महाद्वीप के शहरों की तुलना में ये छोटा लग रहा था। लेकिन ये जैस्मीन किंगडम का सबसे बड़ा शहर था, जैस्मीन किंगडम का शाही शहर जैस्मीन सिटी। जैस्मीन किंगडम का राजा इस शाही शहर में रहता है, और जिस व्यक्ति की तलाश मिल्टन कर रहा था वह स्वाभाविक रूप से यहाँ भी था। काफ़ी अच्छा कर रहा है, वह राज्य का सेवक बन गया है। मिल्टन ने अपने दिल में हंसी उड़ाई। सफ़ेद कौवे ने जो कुछ भी देखा वह उसके दिमाग में आ गया, जिसमें वह जाना पहचाना चेहरा भी शामिल था। एक लेवल 2 जादूगर प्रशिक्षु एक उपमहाद्वीप में भी एक छोटे से राज्य का सेवक बन सकता है। आपको पता होना चाहिए कि एक लेवल 2 जादूगर प्रशिक्षु जादूगर महाद्वीप पर कुछ भी नहीं है। लेकिन एक समय था, एक लेवल 2 जादूगर प्रशिक्षु भी एक ऐसी उपस्थिति थी जिसे मिल्टन को देखना था। लेकिन अब अगर वह बदला नहीं लेना चाहता था तो 100 लेवल 2 जादूगर प्रशिक्षु भी मिल्टन चेनी की दिलचस्पी को थोड़ा भी नहीं बढ़ा पाते। अगले ही पल सफ़ेद कौवा अपने पंख फैलाकर मिल्टन के कंधे से उड़ गया, शहर की अनगिनत इमारतों के ऊपर से उड़ता हुआ। आखिरकार वह एक आलीशान महल की दीवार पर बैठ गया। उसके पंजे दीवार के किनारे पर कसकर गड़े हुए थे। कौवे की लाल आंखों में जीवन शक्ति की एक झलक दिख रही थी। अगले ही पल आलीशान कपड़ों में एक अधेड़ उम्र का आदमी महल से बाहर निकला। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मानो वह अच्छे मूड में हो। लेकिन अचानक एक सफ़ेद कौवा झपट्टा मारकर उसके सिर पर आ गिरा। उसके पंजे उसकी खोपड़ी में गड़े हुए थे। डोरियन कांप उठा और उसके अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया। वह जड़वत खड़ा रहा, उसकी खोपड़ी सदमे में झुंझुनी कर रही थी। उसके दिल में अकथनीय भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। जादूगर। अगले ही पल उसकी आंखों में लाल पुतलियां चमक उठीं। सफ़ेद कौवा उल्टा लटका हुआ उसकी नज़र में आया। उसका सिर ऐसे मुड़ा हुआ था मानो उसे ज़बरदस्ती घुमाया गया हो।
उसकी आंखों के सामने की रंगीन दुनिया गायब हो गई, उसकी जगह लाल रंग का समुद्र आ गया। दूसरी अंगूठी मैजिक डेथ बर्ड की आंख। उस पर डोरियन का दिमाग खाली हो गया, जैसे कि उसे कोई भारी झटका लगा हो या उसकी आत्मा को किसी बड़े हाथ से जबरदस्ती निकाल दिया गया हो। उसे लगा जैसे उसका शरीर अब उसका नहीं रहा। उसकी चेतना धीरे धीरे फीकी पड़ गई जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। डोरियन ने कभी नहीं सोचा था कि मौत इतनी तेजी से आएगी। अपनी मृत्यु तक वह अपनी मृत्यु के कारण से अनजान रहा। डोरियन वहीं गिर पड़ा, सफ़ेद कौवा उसके बेजान शरीर पर बैठ गया, उसकी जीवंतता मृत मौन में फीकी पड़ गई। अपने पंख फड़फड़ाते हुए सफ़ेद कौवा महल से दूर उड़ गया। पीछे सिर्फ एक लाश रह गई। थोड़ी देर बाद पास से गुजर रही एक नौकरानी ने डोरियन के बेजान शरीर को ज़मीन पर देखा। उसकी पुतलियां सदमे में फैल गईं। उसने अपनी चीख को दबाने के लिए अपने मुंह को हाथ से ढांक लिया। वह धीरे धीरे डोरियन के पास पहुंची, उसके बेजान शरीर को देखा। जादूगर भगवान मर गया है। शहर के दूसरी तरफ मिल्टन चेनी ने अपनी आंखें खोलीं। सफ़ेद कौवा वापस आ गया था और उसके कंधे पर बैठ गया था। डोरियन के शापित जादू के कारण मूल मेजबान की मृत्यु हो गई। अब डोरियन का भी उसी तरह अंत हुआ, सिवाय इसके कि पहले वाले को जीरो रिंग मैजिक ने मारा था जबकि दूसरे को सेकंड रिंग मैजिक ने। दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर था जो स्वर्ग और धरती जितना ही स्पष्ट था। मिल्टन ने अपने उद्देश्यों के लिए हालांकि पूर्व मेजबान का बदला ले लिया था। आखिरकार डोरियन की मौत का महत्व था क्योंकि हर कोई सेकंड रिंग मैजिक से नहीं मरता। फ्रॉस्टविंटर किंगडम, ईस्ट रिवर प्रांत। आकाश में लटके 3 सूर्य अथक रूप से घूम रहे थे। ब्रूट्स ग्रैंड कैन्यन के सामने मिल्टन ने एक कदम आगे बढ़ाया और प्रवेश किया। कई वर्षों के बाद इस स्थान पर वापस आकर मिल्टन खुद को एक खास तरह की उदासीनता महसूस करने से नहीं रोक पाए। सत्य की आंख उनके सिर के ऊपर मंडरा रही थी, अथक रूप से आसपास के वातावरण को स्कैन कर रही थी। फिर भी उसे कुछ भी खास नहीं मिला। सांपों का झुंड नहीं, कोई पवित्र वेदी नहीं, यहाँ तक कि घाटी की दीवार पर नाइट की तलवार द्वारा बनाया गया छेद भी गायब हो गया था, जिसे बहुत पहले फिर से बंद कर दिया गया था। सब कुछ एक भ्रम लग रहा था, ये सुझाव देते हुए कि मिल्टन का वायलेट महाद्वीप में स्थानांतरण कभी नहीं हुआ था। लेकिन इसे पहले से अनुभव करने के बाद मिल्टन को पता था कि यह सब वास्तविक था। पर्दे के पीछे एक अदृश्य शक्ति चुपचाप सब कुछ नियंत्रित कर रही थी। इन वर्षों में मिल्टन के अनुभव बहुत ही गहन थे। 2 सच्चे शरीर सिमुलेशन का मतलब था कि मिल्टन अतिरिक्त 500 साल जिया। 500 साल और 5 साल का अनुभव बिल्कुल अलग था। मिल्टन जानता था कि आसमान से शायद ही कोई पाई गिरती हो। अगर आपको लगता है कि पाई आसमान से गिर रही है तो शायद इसके पीछे कोई कीमत छिपी होगी। शायद उसके पास उस समय उसे चुकाने की क्षमता नहीं थी। क्या कोई उसकी पीठ पीछे कुछ साजिश रच रहा था? उसे यकीन नहीं था। लेकिन मिल्टन जानता था कि अगर कोई पर्दे के पीछे से तार खींच रहा है तो वह व्यक्ति शायद अभी उसे करीब से देख रहा होगा। मिल्टन ने पाया कि पहले जो भी अजीब चीजें हुई थीं, जितनी भी अजीब हो सकती थीं, उनके विश्लेषण के बाद अचानक स्पष्ट हो गईं। स्थानिक कुंजी, आध्यात्मिक आंख का जादू, यहाँ तक कि गोल्डन लान परिवार के तथाकथित पूर्वज भी। शायद वह कोई आधिकारिक जादूगर भी नहीं था, फिर भी उसने ये सभी कीमती सामान उपमहाद्वीप में एक बेसहारा अर्ल के परिवार में छोड़ दिए। लेकिन यह निश्चित रूप से एक कीमती जादू था। मिल्टन ने ब्रूट्स ग्रैंड कैन्यन को गहराई से देखा। उसके ऊपर मंडराती सत्य की आंख धीरे धीरे फीकी पड़ गई। अगले ही पल मिल्टन वहां से गायब हो गया। ट्रू बॉडी सिमुलेशन और टेक्स्ट सिमुलेशन के साथ साथ वास्तविकता को शामिल करते हुए ये तीसरी बार था जब मिल्टन ब्रूट्स ग्रैंड कैन्यन में वापस आया था। निस्संदेह पहले 2 सिमुलेशन से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इसलिए उसे इस यात्रा से बहुत उम्मीद नहीं थी। हालांकि जब से वह लौटा है उसने सोचा कि उसे कम से कम एक आखिरी बार वहां जाना चाहिए। कुछ मामूली टेलीपोर्टेशन तकनीकों के बाद उसकी आंखों के सामने एक जानी पहचानी संपत्ति दिखाई दी। गोल्डन लान एस्टेट। अध्याय 127। अध्याय 111। पिता और पुत्र मिलते हैं और आराम और संतुष्ट। अनुवादक 54,96,90,339। गोल्डन लान परिवार का मुख्य क्षेत्र। 5 साल से अधिक समय बीत चुका है और ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। एस्टेट अभी भी वही एस्टेट है जिसके बगल में गोल्डन लान गार्डन है, जो अभी भी पहले की तरह मजबूती से खड़ा है। मिल्टन चेनी ने अपने पास ही गोल्डन लायन एस्टेट को देखा। उनकी आध्यात्मिक शक्ति उनके आध्यात्मिक सागर से बह रही थी, जो हवा की तरह पूरे क्षेत्र में फैल रही थी। गोल्डन लायन परिवार के मुख्य क्षेत्र के सभी दृश्य उनके दिमाग में उभर आए। उन्होंने अर्लाथा को हवेली में आराम करते देखा कि उनका कभी घर रहा छोटा सा एस्टेट अभी भी साफ सुथरा रखा जा रहा है। अगले ही पल मिल्टन की आकृति बदल गई और वह वहीं गायब हो गया। जब तक वह फिर से प्रकट हुआ तब तक वह एस्टेट के अंदर जा चुका था। मिल्टन अपनी उपस्थिति को छिपाना नहीं चाहता था, इसलिए जैसे ही वह गोल्डन लायन एस्टेट में दिखाई दिया, एक तेज हवा का झोंका आया। बूम!
मिल्टन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जो अवरोध बनाया था उससे चौड़ी नाइफ तलवार टकराई, जिससे तेज आवाज हुई। मिल्टन के सफेद बाल हवा के झोंके से उड़ गए। जादूगर अर्लाथ का चेहरा गंभीर हो गया, उसके चारों ओर हवा का सुनहरा प्रवाह उमड़ पड़ा। आखिरकार नाइफ तलवार को केंद्र में ले आया। पिता, ये दृश्य देखकर मिल्टन ने धीरे से कहा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। अर्लाथ 5 साल पहले की तुलना में ज्यादा दाढ़ी और चेहरे पर थोड़ी ज्यादा दुनियादारी की थकान के साथ। अगर इन बातों को नजरअंदाज किया जाता तो अर्लाथ बिल्कुल भी नहीं बदले, अभी भी एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे। ये जानी पहचानी आवाज सुनकर अर्लाथ कुछ हद तक स्तब्ध लग रहे थे। उन्होंने सहज रूप से नाइफ तलवार को नीचे कर दिया और उनके चारों ओर बह रही सुनहरी धारा धीरे धीरे गायब हो गई। अर्लाथ ने अपनी नज़र अपने सामने खड़े युवक पर टिका दी। उसे आश्चर्य हुआ कि कहीं वह मतिभ्रम तो नहीं कर रहा है, लेकिन वह जाना पहचाना चेहरा उसके ठीक सामने था और उसका वह जाना पहचाना बेटा उसके ठीक सामने खड़ा था। बस कुछ साल पहले की तुलना में उसका बेटा बदल गया था। उसके सुनहरे बाल सफ़ेद हो गए थे, वह बहुत परिपक्व हो गया था और उसका पूरा व्यवहार कुछ साल पहले से काफ़ी अलग था। उसने और निकोलस ने मिल्टन चेनी को लगभग 3 साल तक खोजा, पूरे राज्य को उलट पुलट कर दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन अब उसका बेटा अचानक उसके सामने आ गया। ये काफ़ी अचानक था, लेकिन अविश्वसनीय रूप से सामान्य भी था। उसे लगा जैसे सब कुछ थोड़ा अवास्तविक था। अर्लाथ के चेहरे पर गंभीरता गायब हो गई, उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। मिल्टन मुस्कुराया और सिर हिलाया। लगभग 6 साल बाद वह आखिरकार अपने पिता को फिर से देख रहा था। तुम आथा के पास कहने के लिए बहुत सी बातें थीं, उसके दिल में कई सवाल थे, लेकिन जब वह बोलने की कोशिश करता है तो वह खुद को शब्दों के अभाव में पाता है। पिताजी, मैं सब कुछ धीरे धीरे समझाऊंगा, मिल्टन ने धीरे से कहा। जादूगर, तुम कह रहे हो कि तुम अब लेवल 1 के जादूगर हो? अर्लाथ कुछ हद तक हैरान था, यह उसकी पहली प्रतिक्रिया नहीं थी। इन वर्षों में उसके बेटे का अनुभव एक काल्पनिक उपन्यास की तरह था जो रहस्य से भरा था। मिल्टन की सहमति देखकर अर्लाथ को अभी भी विश्वास करना मुश्किल था। एक जादूगर, कितना शक्तिशाली अस्तित्व है। और अब मिल्टन अप्रत्याशित रूप से उसके सामने प्रकट हुए, ये कहते हुए कि वह एक जादूगर बन गया है। अर्लाथ को कैसे आश्चर्य नहीं हुआ। वाह! अर्लाथ ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसे स्वस्थ होने की जरूरत थी, उसके पास पचाने के लिए बहुत सारी खबरें थीं। जादूगर और शूरवीर, वे पूरी तरह से अलग रास्ते थे। उसे याद आया कि उसके बेटे के पास लेवल 5 जादूगर योग्यता थी। क्या लेवल 5 जादूगर योग्यता वाला जादूगर बन सकता है? अर्लाथ को लगा कि दुनिया के बारे में उसका नजरिया बिखर गया है। क्या आप लेवल 5 जादूगर योग्यता नहीं थे? ये सुनकर मिल्टन ने सिर हिलाया और कहा, मैं आध्यात्मिक जादूगर नहीं हूँ, मैं एक रक्त जादूगर हूँ। रक्त जादूगर? अर्लाथ थोड़ा उलझन में था। क्या अंतर है? वह केवल इतना जानता था कि जादूगर प्रशिक्षु के ऊपर लेवल 1 जादूगर था, वह जादूगरों के बीच अंतर नहीं समझता था। मिल्टन ने सिर हिलाया। वह अपने पिता के दिल में भ्रम के बारे में जानता था, इसलिए उसने समझाना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। पिता और पुत्र गोल्डन लॉन एस्टेट के कमरे के अंदर चर्चा करते रहे। सालों तक एक दूसरे को न देखने के बाद उन दोनों के पास कहने के लिए बहुत कुछ था। ज्यादातर समय मिल्टन बोलते थे और अर्लाथ सुनते थे। कभी कभी अर्लाथ विस्मय से चिल्ला उठते थे। उनका सामान्य संयम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जो कोई भी मिल्टन के अनुभवों के बारे में सुनता उसे शांत रहना मुश्किल लगता, और अर्लाथ भी इससे अलग नहीं थे। मिल्टन ने वास्तव में बहुत कुछ छिपाया था, क्योंकि जादूगर से जुड़ी कुछ बातें उनके पिता के लिए उनके समझाने के बाद भी समझना मुश्किल होता। इसलिए मिल्टन ने जो कुछ बताया वह ज्यादातर ट्रू बॉडी सिमुलेशन में उनके अनुभव थे। उदाहरण के लिए, उन्होंने बड़े जादूगर संगठनों का जिक्र नहीं किया, लेकिन अपने पिता को बताया कि उन्होंने एक जादूगर अकादमी ज्वाइन कर ली है। आपने जो कहा उससे लगता है कि वायलेट लैंड महाद्वीप यहाँ से बहुत दूर है, आप वापस कैसे आ गए? अर्लाथ कुछ हद तक चिंतनशील थे। उनके छोटे बेटे के पिछले कुछ सालों के अनुभव उनके अपने अनुभवों से कहीं ज्यादा रोमांचक थे। पिताजी, आप जादूगरों को कम आंक रहे हैं। ओह, ठीक है। अर्लाथ को भी एहसास हुआ कि उसने एक मूर्खतापूर्ण सवाल पूछा था। जादूगर बहुत शक्तिशाली होते हैं। एक जादूगर के लिए महाद्वीपों को पार करना एक बहुत ही सरल कार्य होना चाहिए। इस बिंदु पर, जैसे कि कुछ याद आ रहा हो, मिल्टन बोला। पिताजी, विलियम कहाँ है? मैंने उसे क्यों नहीं देखा? ये सुनकर अर्लाथ की आंखों में पुरानी यादों का एक स्पर्श दिखाई दिया। इन वर्षों में गोल्डन लॉन परिवार ने लगभग सभी को संगठित किया, जिसमें फ्रॉस्टविंटर किंगडम में फैले फैमिली शैडो गार्ड्स शामिल थे, बस मिल्टन को खोजने के लिए। अध्याय 128, अध्याय 111, पिता और पुत्र मिलते हैं और आराम और सहजता, सदस्यता की तलाश _2। अनुवादक 54,96,90,339। कम से कम जीवन में हम लोगों को देख सकते हैं, मृत्यु में हम शवों को देख सकते हैं।
मिल्टन चेनी को खोजने के लिए गोल्डन लॉन परिवार ने वर्षों से राज्य में कई परिवारों को नाराज किया था। लेकिन 3 साल बीत गए और गोल्डन लॉन परिवार ने पूरे राज्य को बदल दिया, लेकिन अंततः कुछ भी नहीं मिला। विलियम फ्रॉस्टविंटर किंगडम छोड़ चुका है, अर्लाथ ने धीमी आवाज में कहा। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विलियम ने मिल्टन चेनी को बड़ा होते देखा। मिल्टन के लापता होने के कारण वह राज्य में कहीं नहीं मिला, इसलिए विलियम ने राज्य छोड़ दिया। आखिरकार अगर वह राज्य में नहीं था तो वह इसके बाहर ही होगा। वास्तव में मिल्टन वास्तव में राज्य के बाहर था, लेकिन वह थोड़ा और दूर था। अगर आप समय की गणना करें तो विलियम जल्द ही वापस आ जाएगा, लेकिन इस साल मुझे लगता है कि उसे निराश होकर लौटना ही है। अर्लाथ अच्छे मूड में था और उसने मजाक किया। और सिर्फ निराश ही नहीं, मिल्टन चेनी अब उसके सामने था। अगर विलियम उसे ढूंढ पाता तो अजीब होता। बड़े भाई के बारे में क्या? तुम्हारा बड़ा भाई अभी भी रॉयल सिटी में है। मैंने कुछ दिन पहले उसे एक पत्र भेजा था जिसमें उसे पारिवारिक समारोह के लिए वापस बुलाया गया था। मिल्टन चेनी ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं विलियम के वापस आने के बाद अपने भाई को वापस लाने के लिए रॉयल सिटी जाऊंगा। अर्लाथ चौंक गया, फिर सिर हिलाया। वह कैसे भूल सकता था कि उसका बेटा पहले से ही लेवल 1 का जादूगर था। जादूगरों के तरीके उसकी कल्पना से परे थे। संभवतः निकोलस को वापस लाने के लिए मिल्टन का रॉयल सिटी जाना पत्र भेजने से ज्यादा तेज होता। पिताजी, यहाँ आपके लिए कुछ है। मिल्टन ने अपने हाथ में आध्यात्मिक शक्ति घुमाई, जिससे कई पुस्तिकाएं निकलीं। उनमें से लगभग 20 पुस्तिकाएं मिल्टन के हाथ में मोटे तौर पर रखी हुई दिखाई दे रही थीं। यह क्या है? अर्लाथ ने उन्हें सहजता से लिया। कुछ पन्ने पलटे। अगले ही पल उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। मिल्टन के इर्द गिर्द की किंवदंतियों का अनुभव करने के बाद अर्लाथ को अब और आश्चर्यचकित करना बहुत मुश्किल था। लेकिन इस पल में वह कुछ हद तक हैरान था। क्या ये सभी नाइट स्किल्स हैं? उसने बेतरतीब ढंग से पुस्तिकाओं के ढेर से कुछ और निकाली, उन्हें पलटते हुए। यह महसूस करते हुए कि वे सभी नाइट स्किल्स थीं, उसने महसूस किया कि उसके हाथ में अब जो कुछ था उसकी तुलना में गोल्डन लॉन परिवार के नाइट स्किल्स कचरे से ज्यादा कुछ नहीं थे। हालांकि ये देखते हुए कि उसका बेटा अब लेवल 1 विज़ार्ड था, उसके लिए इन्हें प्राप्त करना काफी सामान्य था। और ये भी हैं। मिल्टन ने अपनी स्थानिक कुंजी से कुछ और आइटम उतारे। इस बार वह परिवार के पास वापस आ रहा था। बेशक मिल्टन बिना तैयारी के नहीं था, और अर्लाथ ने मिल्टन द्वारा उसे सौंपी गई वस्तुएं ले लीं। लेकिन स्पष्ट रूप से मूल्यवान नाइट स्किल्स की तुलना में ये चीजें थोड़ी उलझन भरी थीं। अर्लाथ ने एक बैज जैसी दिखने वाली चीज उठाई, उसे ध्यान से देखा, लेकिन पाया कि वह उसका मूल्य नहीं समझ पा रहा था। यह एक पवित्र नाइट का पदक है, एक महाकाव्य नाइट का उपकरण। आप इसमें कुछ जीवन ऊर्जा भरने की कोशिश कर सकते हैं, मिल्टन ने धीरे से कहा। मिल्टन के शब्दों को सुनकर आथ ने अपने शरीर के भीतर से कुछ सुनहरी हवा का प्रवाह किया। उसके हाथ में पवित्र नाइट के पदक से जुड़ी सुनहरी हवा। अगले ही पल पवित्र नाइट के पदक से एक हल्की चमक निकली। अर्लाथ चौंक गया, क्योंकि उसने पाया कि वह जिस जीवन ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता था उसमें लगभग 50% की वृद्धि हुई थी। अच्छा सामान, अर्लाथ ने कहा, फिर पवित्र नाइट के पदक को एक तरफ रख दिया। इसके बाद वह एक वस्तु उठाएगा और मिल्टन उसे इसका उद्देश्य समझाएगा। ओह, ये भी अच्छा सामान है। उसने इसे नीचे रख दिया, फिर एक और उठाया। मम्मा, ये भी अच्छा है। इसे फिर से नीचे रख दिया। नाइट तलवार के समान एक ब्रॉडस्वॉर्ड उठाया। हाँ, ये दिलचस्प है। अंत तक अर्लाथ की प्रतिक्रियाएं काफी सहज हो गई थीं। वास्तव में इन सभी नाइट कौशल और खजाने को मिलाकर मिल्टन को 1000 जादुई पत्थरों से अधिक की लागत नहीं आई, जो अब उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसने गोल्डन लॉन परिवार के लिए एक वास्तविक ध्यान तकनीक और कुछ जादू की किताबें भी तैयार की थीं, जो मुख्य लागत थीं। लेकिन फिर भी उसके लिए ये कुछ भी नहीं थे। मिल्टन को अब 2 शब्दों में वर्णित किया जा सकता था, यानी अमीर। वह अपनी छोटी सी संपत्ति में लौट आया। मिल्टन चेनी ने अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखा। फिर उसे एहसास हुआ कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा कुछ साल पहले था। जगह वैसी ही थी जैसी कुछ साल पहले जब वह अपने परिवार को छोड़कर राज्य की यात्रा पर गया था। छोटी सी संपत्ति में अपने कमरे में लौटते हुए मिल्टन अपने बिस्तर पर लेट गया। किताब द किंगडम्स आर्किटेक्चर हिस्ट्री अभी भी उसके बिस्तर के पास थी। मिल्टन ने उसे उठाया और उसके पन्ने पलटे। पहले वह हर रात सोने से पहले थोड़ा पढ़ता था। उसने द किंगडम्स आर्किटेक्चर हिस्ट्री को पहले ही कई बार पढ़ा था। वर्षों की अनुपस्थिति के बावजूद मिल्टन को जरा भी असहजता महसूस नहीं हुई। इसके बजाय वह बेहद आराम और सहज महसूस करता था। जब से उसे बिना किसी कारण के वायलेट कॉन्टिनेंट भेजा गया था, तब से उसकी भावनाएं हमेशा तनावपूर्ण और शायद ही कभी शांत रहती थीं। लेकिन अब कासेन उपमहाद्वीप में वापस आकर मिल्टन को अविश्वसनीय रूप से आराम महसूस हुआ।
यह आराम उसके लेवल 2 विज़ार्ड बनने से संबंधित हो सकता है, लेकिन बड़ा कारण ये था कि यह उसके लिए एक परिचित जगह थी। अगले कुछ दिनों तक मिल्टन गोल्डन लान परिवार के मुख्य क्षेत्र में घूमता रहा। बेशक उसने रिफाइनिंग तकनीक की अपनी साधना को भी नज़रअंदाज नहीं किया। हालांकि यह उस समय जैसा नहीं होगा जब वह सिमुलेशन में था। दिन में 24 घंटों में से 23 घंटे रिफाइनिंग करता था। युवा मास्टर, मिल्टन के पीछे से कुछ हैरान करने वाली आवाज़ आए। लेवल 2 विज़ार्ड के रूप में मिल्टन ने स्वाभाविक रूप से अपने पीछे विलियम को देखा, लेकिन उसने चुप्पी नहीं तोड़ी। मिल्टन ने मुड़कर विलियम की ओर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। विलियम थोड़ा भ्रमित था क्योंकि वह अभी परिवार के केंद्रीय क्षेत्र में लौटा था और बगीचे से गुजरा था। उसने एक आकृति देखी जो कुछ हद तक मिल्टन जैसी थी, लेकिन वह निश्चित नहीं था। यह आकृति उस मिल्टन से काफ़ी अलग थी जिसे वह याद करता था। उसने फिर भी बात की, लेकिन जब मिल्टन ने मुड़कर देखा तो परिचित चेहरे ने विलियम को आश्वस्त किया कि यह वास्तव में उसका यंग मास्टर था। तुम कब वापस आए? मैं अभी कुछ देर पहले ही वापस आया हूँ। चलो चलते चलते बात करते हैं, मिल्टन ने कहा, फिर आगे बढ़ गया। विलियम उसके पीछे पीछे चल पड़ा। समय बीतता गया और जब वे गोल्डन लान एस्टेट पहुंचे तो उनकी बातचीत बंद हो गई। विलियम हैरान लग रहा था। उन्होंने अभी जो थोड़ी दूरी तय की थी उसमें उसे लगा कि वे लंबे समय से चल रहे थे। उसका यंग मास्टर वास्तव में एक जादूगर बन गया था। उसका यंग मास्टर कितना बूढ़ा था, अभी 25 भी नहीं हुआ था, है न? क्या कोई जादूगर इतना युवा था? इतना कम समय भी जादूगर प्रशिक्षु बनने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मिल्टन के जादूगर बनने पर विलियम की प्रतिक्रिया अर्लाथ की तरह ही थी। दोनों को यकीन नहीं हुआ। हालांकि विलियम ने आखिरकार इस खबर को स्वीकार कर लिया। विलियम के वापस आने के बाद केवल मिल्टन के बड़े भाई निकोलस ही वापस आने के लिए बचे थे। अर्लाथ और विलियम के लिए जादूगर मिल्टन एक अजीब जिज्ञासा थी। वे सोच रहे थे कि वह निकोलस को रॉयल सिटी से वापस लाने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल करेगा। उनके उत्सुक भावों को देखकर मिल्टन के चेहरे पर मुस्कान आ गई, इससे पहले कि वह मौके पर ही गायब हो जाता। अर्लाथ और विलियम ने मिल्टन को अचानक गायब होते देखा तो उन्होंने एक दूसरे को देखा। 2 घंटे से भी कम समय बीता था। अर्लाथ और विलियम के सामने अचानक 2 लोग प्रकट हुए। एक मिल्टन था, दूसरा स्वाभाविक रूप से निकोलस था जो अभी शांत हुआ था। इस बारे में बात करते हुए विज़ार्ड कॉन्टिनेंट पर अपने वर्षों के दौरान मिल्टन ने सबसे अधिक बार निकोलस नाम का इस्तेमाल किया। पिता, स्तब्ध अर्लाथ को देखकर निकोलस, जो अभी शांत हुआ था, बोला। अर्लाथ ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपने आश्चर्य को छिपाने के लिए हल्की खांसी की। ये थोड़ा शर्मनाक था। यह एक जादूगर है न? उनके तरीके बहुत रहस्यमय हैं। बस कुछ ही समय में मिल्टन ने निकोलस को रॉयल सिटी से गोल्डन लान एस्टेट में वापस ला दिया था। कितना समय हो गया था? ऐसा लग रहा था कि 2 घंटे से भी कम समय बीता था। उसे यह नहीं पता था कि मिल्टन और निकोलस के बीच बातचीत में लगभग 2 घंटे का समय लग गया था। जहां तक मिल्टन को यहां से रॉयल सिटी तक की दूरी तय करने में लगने वाले वास्तविक समय की बात है तो ये केवल एक पल था। अगले दिनों में एल्म को भी मिल्टन ने वापस लाया। मिल्टन की वापसी ने आखिरकार अर्लाथ को राहत दी है। भोज में मिल्टन ने अपने वाइन ग्लास से घूंट लिया। उसकी आंखें तारों भरे आसमान की तरह गहरी थीं। अध्याय 129, अध्याय 112, रक्तरेखा प्रेरण और संरक्षक सागर। कृपया सदस्यता लें। अनुवादक 54,96,90,339। फ्रॉस्टविंटर किंगडम में शाही शहर के भीतर एक टावर के आकार की इमारत के भीतर मिल्टन चेनी ने अपना हाथ वापस खींच लिया था। उसके सामने काले बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसका चेहरा श्रद्धा से भरा हुआ था। अपने निर्देश देने के बाद मिल्टन यहाँ और नहीं रुके और वहीं गायब हो गए। वह कई महीनों से उपमहाद्वीप में वापस आ गया था। इस दौरान मिल्टन ने गोल्डन लान परिवार के लिए कई बाधाओं को गुप्त रूप से दूर कर दिया था। उसने परिवार के छाया रक्षकों की ताकत में भी थोड़ा सुधार किया और कुछ सीक्वल्स को आग में लगाया। इसे इस तरह से कहें तो फ्रॉस्टविंटर किंगडम में वर्तमान गोल्डन लान परिवार के लिए कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा था। मिल्टन ने यह सुनिश्चित किया कि कासिन उपमहाद्वीप छोड़ने के बाद गोल्डन लान परिवार तेजी से विकास के चरण में प्रवेश कर सके। मिल्टन के लिए ये काम आकस्मिक रूप से किए गए थे। अब अपने परिवार को जो खेती के संसाधन उन्होंने प्रदान किए हैं, उनके पिता को तय समय से पहले ही एक महाकाव्य शूरवीर बन जाना चाहिए। एक महाकाव्य शूरवीर की जीवन ऊर्जा नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और उसका जीवनकाल भी काफी बढ़ जाएगा। हालांकि यह उतना अपमानजनक नहीं है जितना कि लेवल 1 के जादूगर जो 2 से 300 साल तक जीवित रह सकते हैं या लेवल 2 के जादूगर जो 4 से 500 साल तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन 150 साल से अधिक जीना कोई समस्या नहीं होगी। गोल्डन लान एस्टेट के बाहर गोल्डन लान परिवार के मुख्य क्षेत्र में अर्लाथ ने मिल्टन को देखा, जो अचानक उसके सामने प्रकट हुआ, कुछ जटिल अभिव्यक्ति के साथ।
2 महीने बीत चुके थे और वह पहले से ही अपने बेटे के एक शक्तिशाली जादूगर होने के आदी हो चुके थे। हालांकि उनके बीच कोई बाधा नहीं है और वे पहले की तरह ही एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन वह जानता है कि उसके इस छोटे बेटे का भविष्य अब उसकी कल्पना से परे है। क्या तुम जा रहे हो? अर्लाथ ने धीरे से कहा। मिल्टन ने सिर हिलाया। उपमहाद्वीप पर सिमुलेशन के माध्यम से सुधार करने में सक्षम होने के बावजूद मिल्टन के लिए यह अभी भी बहुत छोटा था। वह लेवल 2 आध्यात्मिक जादूगर बनना चाहता है, लेवल 3 ब्लडलाइन जादूगर बनने के लिए अपनी रक्त रेखा की सीमाओं को तोड़ने का प्रयास करता है। लगातार कासिन उपमहाद्वीप पर रहना काम नहीं करेगा। शायद गहराई से वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बच सकता था। 6 में से पहले कुछ सिमुलेशन ने उसे बताया कि जादूगर क्षेत्र कुछ 100 वर्षों में एक अंतर क्षेत्र युद्ध का सामना करेगा। इस अंतर क्षेत्र युद्ध में मिल्टन कभी भी दूसरे वर्ष से आगे नहीं जी पाया। लेकिन ये सिमुलेशन पूरी तरह से बेकार नहीं थे, कम से कम उन्होंने मिल्टन को सुधार जारी रखने की संभावना खोजने में मदद की। अपने सामने मिल्टन को देखकर अर्लाथ कुछ साल पीछे चले गए थे। उस समय उनका विचार था कि मिल्टन पहले राज्य की यात्रा करें, फिर दौरे के बाद परिवार के व्यवसाय को संभालने के लिए वापस आएं। लेकिन अप्रत्याशित रूप से समय बीत गया, कई साल बीत गए और उनका सबसे छोटा बेटा जादूगर बन गया। लेकिन इस बार उनका बेटा छोटे राज्य का दौरा नहीं करने जा रहा है, बल्कि जादूगर क्षेत्र की यात्रा करने जा रहा है। पिता और पुत्रों को बहुत ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती। इस बार मिल्टन हमेशा के लिए नहीं जा रहे थे, लेकिन अर्लाथ को यकीन था कि जब उनका ये सबसे छोटा बेटा वापस आएगा तो वह इस बार छोटे मार्क्विस परिवार को नहीं देख पाएंगे। सही है, उनके सबसे छोटे बेटे के जादूगर बनने से उनकी लंबे समय से खोई हुई महत्वाकांक्षा भी जाग उठी है। उन्हें पता है कि वर्तमान फ्रॉस्टविंटर किंगडम उनके इस छोटे बेटे के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मिल्टन से उसके लिए सभी बाधाओं को दूर करने के लिए नहीं कहा। उन्हें यह नहीं पता था कि मिल्टन ने पहले ही गुप्त रूप से उनके लिए कुछ बाधाओं को दूर कर दिया था। वर्तमान गोल्डन लायन परिवार, भले ही मिल्टन चले गए हों, पूरे फ्रॉस्टविंटर किंगडम को जीतना एक आसान काम होगा। मोटे महाद्वीप। जब मिल्टन ने इस जादूगर महाद्वीप पर फिर से कदम रखा तो उसके दिल में कुछ भावुकता महसूस हुई। ये वह सबसे पहला स्थान था जहां उसने जादूगर के मार्ग पर कदम रखा था। कई साल पहले हुए एक सिमुलेशन में उसने ध्यान तकनीक का अभ्यास करने के लिए स्थानिक कुंजी का इस्तेमाल किया। यह महाद्वीप कासिन उपमहाद्वीप के सबसे नज़दीक जादूगर महाद्वीप था। यह महाद्वीप लेवल 2 जादूगर महाद्वीप था, जिसे प्यो येलो टॉवर से निकले सदस्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। प्यो येलो टॉवर में अपनी सारी क्षमता खत्म करने के बाद उन्नति की किसी भी उम्मीद के बिना वह फिर इस महाद्वीप पर आया। प्यो येलो टॉवर एक बड़ा जादूगर संगठन है जिससे मिल्टन सबसे पहले जुड़ना चाहता था। वह जादूगर संगठन भी था जिसे उसने ओरोबोरोस रिंग में एक सच्चे शरीर सिमुलेशन में शामिल होने के बाद समझने में बहुत समय बिताया। मिल्टन प्यो येलो टॉवर से अपरिचित नहीं था, यहाँ तक कि इस बड़े जादूगर संगठन की संरचना भी उसके लिए बहुत स्पष्ट है। अब उसका इस बड़े जादूगर संगठन में शामिल होना एक धुंधली संभावना हो सकती है, लेकिन मिल्टन अब ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं है कि यहाँ उसके लिए कोई आकर्षण नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसे एक बेहतर लक्ष्य मिल गया है। महाद्वीप के सीमावर्ती क्षेत्र में मिल्टन के आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं था। अचानक मिल्टन के चेहरे पर भाव थोड़ा बदल गया। रक्तरेखा प्रेरण। मिल्टन का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसे लगा कि उसका रक्तरेखा कुछ गर्म है। उसका कासिन उपमहाद्वीप छोड़ना पूरी तरह से कासिन महाद्वीप पर विकास के अवसरों की कमी के कारण नहीं था। वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिल्टन कहाँ था, जब तक सिम्युलेटर गायब नहीं हुआ तब तक वह हमेशा की तरह प्रगति कर सकता था। उसने कासिन उपमहाद्वीप छोड़ दिया, मुख्यतः इसलिए क्योंकि मिल्टन उस महाद्वीप को फंसाना नहीं चाहता था जिस पर वह लंबे समय से रह रहा था। अपने 6 सिमुलेशन में सिम्युलेटेड हजारों वर्षों के दौरान मिल्टन ने अपने रक्तरेखा को लेवल 2 रक्तरेखा जादूगर की सीमा तक परिष्कृत किया था। ये कहना उचित है कि इस मोटे महाद्वीप पर भी शुद्ध पीले टॉवर से निकले उस लेवल 2 जादूगर के अलावा जो मिल्टन से मुकाबला कर सकता था, शायद कोई भी अन्य जादूगर मिल्टन की एक भी चाल का सामना नहीं कर सकता था। पूरे विजार्ड दायरे में वर्तमान मिल्टन कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था, लेकिन ये भी अच्छी खबर नहीं थी। जब उसने अपने व्हाइट रेवन वंश को लेवल 2 ब्लडलाइन विजार्ड की सीमा तक परिष्कृत किया तो उसे एक समस्या का सामना करना पड़ा। वह समस्या थी अपने से ऊपर के लोगों से वंश प्रेरणा। जादूगर सौम्य और दयालु नहीं होते, और यह बात ब्लडलाइन विजार्ड पर भी लागू होती है। ऐसी स्थिति में जहां अधिकांश ज्ञान और पदोन्नति के तरीकों पर कई बड़े विजार्ड संगठनों का एकाधिकार है, विजार्ड दायरे में लाभ मुख्य विषय है। मिल्टन चेनी के समान वंश वाले जादूगरों के लिए जिन्होंने अपने वंश को सीमा तक परिष्कृत किया था, वह एक मोटा मांस का टुकड़ा था। मुझे यथाशीघ्र एक बड़े जादूगर संगठन में शामिल होने की आवश्यकता है, मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। अब वास्तविकता में एक बड़े जादूगर संगठन में शामिल होना मिल्टन चेनी के लिए एक जरूरी मामला है।
क्योंकि यह न केवल उसके भविष्य के मार्ग से संबंधित है बल्कि उसके जीवन से भी संबंधित है। जादूगर क्षेत्र में निश्चित रूप से ऐसे जादूगर होंगे जिनका वंश मिल्टन चेनी के समान होगा और वे लेवल 3 जादूगर या उससे ऊपर के होंगे। आखिरकार जादूगर क्षेत्र बहुत विशाल है। मिल्टन चेनी को पहले से ही पता था कि लेवल 3 जादूगर की सीमा पर व्हाइट रेवन वंश वाली एक महिला थी। वे लोग मिल्टन चेनी के वंश को समझ सकते थे। स्वाभाविक रूप से वे इस मोटे मांस के टुकड़े को जाने नहीं देंगे। हालांकि हाल ही में 2 टेक्स्ट सिमुलेशन ने मिल्टन चेनी को कुछ हद तक राहत दी है। उनके पास 2 साल बचे थे। 2 साल का समय। इन 2 वर्षों के दौरान उसे वास्तविकता में एक बड़े जादूगर संगठन में शामिल होना चाहिए। अन्यथा सिमुलेशन सामान्य रूप से नहीं किए जा सकते थे। सिमुलेशन के दौरान हर बार केवल 2 साल जीना सिमुलेशन काउंट की पूरी बर्बादी थी। सिमुलेशन काउंट उसके लिए अब कोशिश करने और गलती करने के लिए ज़्यादा नहीं था, उसे सावधान रहना था। समय बीतता गया और 2 महीने एक पल में गायब हो गए। टेक्स्ट सिमुलेशन काउंट एल टेक्स्ट सिमुलेशन शुरू करें। बैंडर। हाँ, अगले ही पल मिल्टन चेनी के सामने हल्के नीले रंग की पारदर्शी प्रकाश स्क्रीन पर काले फॉन्ट की एक स्ट्रिंग दिखाई देने लगी। 24 साल की उम्र, आपने मोटे महाद्वीप को छोड़ दिया, टॉफ सागर क्षेत्र में फिनलैंड महाद्वीप की ओर बढ़ रहे थे। आप सफलतापूर्वक फिनलैंड महाद्वीप पर पहुंच गए। कई जादूगर संगठनों का सफाया करने के बाद आप गाजियन सागर से इयान से मिले, जिसने जादूगर महाद्वीप को आपकी इच्छानुसार नियंत्रित किया और उसे गाजियन सागर में शामिल होने का अपना इरादा बताया। 25 साल की उम्र, गाजियन सागर से एक लेवल 3 जादूगर व्यक्तिगत रूप से आपके लिए एक परीक्षण शुरू करने आया था, लेकिन निराश होकर वापस चला गया। उसे आश्चर्य हुआ कि आप 20 से थोड़ी अधिक उम्र में लेवल 2 ब्लडलाइन जादूगर की सीमा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अंत में उसने आपके लिए दूसरा परीक्षण शुरू नहीं किया। 26 साल की उम्र, आपको लेवल 3 ब्लडलाइन जादूगर ने पकड़ लिया। 42 साल की उम्र, आपकी रक्तरेखा सूख गई, आप मर गए। सिमुलेशन समाप्त होता है, कृपया अपना इनाम चुनें। क्षेत्र बनाए रखें या तकनीक बनाए रखें। क्षेत्र बनाए रखें। मिल्टन चेनी ने अपने दिल में बड़बड़ाया। इस बार अपने क्षेत्र को बनाए रखने का सुधार महत्वपूर्ण नहीं था, केवल उसका आध्यात्मिक सागर थोड़ा विस्तारित हुआ। उस रक्तरेखा से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली जो पहले से ही सीमा तक परिष्कृत हो चुकी थी। ये सामान्य था। इस सिमुलेशन में मिल्टन चेनी ने अपनी रक्तरेखा को परिष्कृत नहीं किया। 4 टोटेम हाथ्स को अवशोषित करने के अलावा उनका अधिकांश समय खेती पर व्यतीत हुआ। इसका अभी भी कोई उपयोग नहीं है। जब वह 26 साल का था तब भी उसे लेवल 3 ब्लडलाइन विजार्ड ने पकड़ लिया था। एक कारण है कि जंगली ब्लडलाइन विजार्ड लेवल 3 विजार्ड नहीं बन सकते। एक बार जब वे लेवल 2 विजार्ड की सीमा तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा और उनकी रक्तरेखा को परिष्कृत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बिना किसी पृष्ठभूमि के एक ब्लडलाइन विजार्ड संभवतः लेवल 3 ब्लडलाइन विजार्ड कैसे बन सकता है? अगर वह भाग्यशाली है तो वह अभी भी अपना जीवन बचा सकता है। अगर वह बदकिस्मत है तो वह मिल्टन चेनी की तरह अपने रक्तरेखा के क्षीण होने से मर जाएगा। वास्तव में सिमुलेशन में उन बड़े जादूगर संगठनों में शामिल होने की कोशिश करने के अलावा मिल्टन चेनी के पास एक और सिमुलेशन विधि भी है। यानी सिमुलेशन में वह अपनी सारी व्हाइट रेवन रक्तरेखा को धो देता है और आध्यात्मिक जादूगर पथ का अनुसरण करना शुरू कर देता है। ऐसा करने से वह लंबे समय तक जीवित रह सकता है, लेकिन समस्या यह है कि वह सिमुलेशन में ऐसा कर सकता है, लेकिन वास्तविकता में उसके लिए अपनी व्हाइट रेवन रक्तरेखा को धोना असंभव है। उसे नहीं पता था कि लेवल 1 ब्लडलाइन जादूगर से लेवल 2 ब्लडलाइन जादूगर की सीमा तक जाने के लिए उसने कितना भुगतान किया। ये सब उसने कड़ी मेहनत से विकसित किया है। सिम्युलेटर, मेरा क्या? इसके अलावा सिमुलेशन में इस तरह के अस्तित्व की बिल्कुल भी उपयोगिता नहीं है। शायद वह 2 साल में इस विधि का उपयोग करके लेवल 2 आध्यात्मिक जादूगर बन सकता है, लेकिन फिर क्या? लेवल 2 आध्यात्मिक जादूगर को लेवल 2 ब्लडलाइन जादूगर के साथ बांधना भी लेवल 3 जादूगर के एक हाथ के बराबर नहीं होगा। क्या मुझे वाकई ओरोबोरोस रिंग में वापस लौटना होगा? मिल्टन चेनी ने खुद से कहा। ओरोबोरोस रिंग में वापस लौटना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। ओरोबोरोस रिंग में महिला से निपटना आसान नहीं है। उस समय वह केवल लेवल 1 ब्लडलाइन जादूगर था और वह अभी भी उसे अपने अंदर समाहित करना चाहती थी। अब वह पहले से ही लेवल 2 ब्लडलाइन जादूगर की सीमा तक पहुंच चुका था। वह शायद कुछ दिन भी नहीं टिक पाएगा, उसके बाद वह मुरझा जाएगा। नहीं, मुझे पहले फिनलैंड महाद्वीप जाना चाहिए, मुझे गाजियन सागर की कोशिश करनी चाहिए। मिल्टन चेनी ने अपने दिल में मन बना लिया। ओरोबोरोस रिंग में वापस जाना निश्चित रूप से संभव नहीं है। वास्तविकता में ओरोबोरोस रिंग में शामिल होने के बारे में बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। गाजियन सागर उनका पहला विचार है। आखिरकार ये जादूगर क्षेत्र में सबसे बड़ा व्हाइट विजार्ड संगठन है और वे कभी भी किसी भी संघर्ष में शामिल नहीं होते हैं। यह उसके लिए लगातार बढ़ने और मजबूत होने के लिए सबसे अच्छी जगह है।
अध्याय 130, अध्याय 113, फिनलैंड महाद्वीप और बर्बाद समुद्री डाकू जादूगर समूह कृपया सदस्यता लें। अनुवादक 54,96,90,339। टिस्टिन, क्या तुमने अभी अभी एक सफ़ेद कौवा उड़ते हुए देखा? एक बड़े समुद्री जहाज पर एक मांसल आदमी ने अपने बगल में बैठे व्यक्ति को थपथपाया, अपनी अनिश्चितता व्यक्त की। तुम गलत हो, खुले समुद्र में कोई कौवा नहीं है। टिस्टिन ने कंधे उचकाए और अपने कंधे पर रखे बड़े हाथ को हिलाया। पुरुषों को पसंद करना एक बात थी, लेकिन ऐसी क्लिच्ड पिकअप लाइन का उपयोग करना। क्या उसने मुझे मूर्ख समझा? इन अंतहीन समुद्री विस्तार में कौवा कहाँ से आएगा? यह अधिक विश्वसनीय होगा यदि तुम कहो कि तुम्हारे केबिन में बिल्ली नाच सकती है। क्या ऐसा है? मैं कसम खा सकता हूं कि मैंने एक सफ़ेद कौवे की झलक देखी। मांसल आदमी ने अपना सिर खुजलाया, विचार करते हुए। ठीक है, तो तुमने देखा। इन शवों को समुद्र में फेंकने में मेरी मदद करो। फिर टिस्टिन एक तरफ हट गया और मांसल आदमी की ओर इशारा करते हुए शवों को समुद्र में फेंकने में उसकी मदद की। ठीक है। लहरदार समुद्र के पार एक सफ़ेद कौवा इस क्षेत्र के ऊपर से उड़ रहा था, जब तक कि मिल्टन चेनी की आंखों के सामने एक महाद्वीप दिखाई नहीं दिया। फिनलैंड महाद्वीप यहाँ थे। सफ़ेद कौवा वापस मानव रूप में बदल गया, समुद्र की सतह के ऊपर गायब हो गया। जब मिल्टन फिर से दिखाई दिया तो वह पहले से ही महाद्वीप पर पैर रख चुका था। महाद्वीप का किनारा समुद्री क्षेत्र से सटा हुआ। तट पर विशाल जहाज और समुद्री जहाज खड़े थे, समुद्री डाकुओं के स्वर्ग के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप तथाकथित समुद्री डाकू महाद्वीप फिनलैंड। हालांकि यह मिल्टन की पहली शारीरिक यात्रा थी, लेकिन वह पार्ट सिमुलेशन में कई बार इस स्थान पर आ चुका था। मिल्टन का छिपने का कोई इरादा नहीं था। अगर वह गाजियन सागर के लोगों से मिलना चाहता था तो उसे कुछ कदम उठाने की जरूरत थी। अरे बेटा, एक हृष्टपुष्ट व्यक्ति ने मिल्टन को देखा और एक शानदार मुस्कान के साथ बोलना शुरू किया। देखो मैंने क्या पाया, एक अकेला युवा जिसके बाल सफ़ेद थे। मैं कुछ समय के लिए स्वाद बदल सकता हूँ। ये हृष्टपुष्ट व्यक्ति की सोच थी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई। मिल्टन उसके पास से चला गया। हवा का एक झोंका आया और हृष्टपुष्ट व्यक्ति धूल के बादल में बदल गया। मिल्टन के हाव भाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया। यह महाद्वीप उन महाद्वीपों जितना सुरक्षित नहीं था जहां मिल्टन पहले रहते थे। महाद्वीप पर नियंत्रण करने वाले गाजियन सागर के जादूगरों को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप महाद्वीप पर कई जादूगर संगठन अनियंत्रित रूप से बढ़ गए। यहाँ बहुत कम बाहरी लोग थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से कुछ जादूगर संगठनों ने एक अभिमानी और दबंग आदत विकसित की। यह आदत अच्छी नहीं थी। मिल्टन ने उन्हें इस बुरी आदत को बदलने और एक अच्छी आदत अपनाने में मदद करने की योजना बनाई। मिल्टन की पीछे हटी हुई आकृति और धूल में बदल चुके आदमी को देखकर जो लोग उसके चारों ओर चक्कर लगाने की योजना बना रहे थे वे अवाक रह गए। एक जादूगर, चेहरे पर घनी दाढ़ी वाले एक दुबले पतले अधेड़ व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। इस कथन ने उसके बगल में बैठे कुछ लोगों को होश में ला दिया। इस जादूगर का मतलब निश्चित रूप से जादूगर प्रशिक्षु नहीं था। जादूगर महाद्वीप पर लंबे समय से चल रहे जादूगर संगठनों के अलावा बहुत कम विदेशी जादूगर फिनलैंड महाद्वीप में आते हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ के जादूगर संगठन विदेशी जादूगरों से बहुत घृणा करते हैं। अगर कोई विदेशी जादूगर होता तो वे उसके खिलाफ एकजुट हो जाते। इस वजह से फिनलैंड एक ऐसी जगह बन गई है जहाँ कई जादूगर जानबूझकर नहीं जाते। आखिरकार मैं शांति से खेती कर सकता था। इस विवादास्पद जगह पर अल्प खेती संसाधनों के लिए संघर्ष करने की क्या जरूरत थी? ये जादूगर परेशानी खड़ी कर रहा है। किसी को एक वाक्य में मार देना बहुत अहंकार था, यहाँ तक कि एक जादूगर के लिए भी। क्या उन्होंने फिनलैंड महाद्वीप के जादूगर संगठनों की उपेक्षा नहीं की? उन्हें यह एहसास नहीं था कि मुसीबत की ओर बढ़ रहे लोग मिल्टन नहीं थे, बल्कि 100 साल से भी ज्यादा समय से हावी रहे अहंकारी जादूगर संगठन थे। सच तो यह था कि मिल्टन फिनलैंड महाद्वीप के जादूगर संगठनों को अपने ध्यान के लायक नहीं समझता था। यहाँ उसे सिर्फ एक ही चीज उल्लेखनीय लगी, वह था गाजियंसी का सफेद जादूगर। ईस्टर्न महाद्वीप पर एक रहस्यमयी लेवल एक जादूगर के आने के बारे में संगठन को संदेश भेजो। लंबा और दुबला पतला अधेड़ आदमी बोला। उसकी नज़र उस जगह पर टिकी हुई थी जहां मिल्टन गायब हो गया था। उसने एक आह भरी और अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं। उसे लगा कि यह जादूगर थोड़ा असामान्य है। बहुत शांत। एक आदमी को मारने के बाद उसमें कोई हलचल नहीं थी और उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं छिपाया। अगर कोई जादूगर नहीं चाहता कि वे कोई निशान खोजें तो उनके पास ऐसा करने का कोई तरीका नहीं होगा। आखिरकार इन लोगों में से सबसे मजबूत व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसका नाम किंग्सले था, जो लेवल 2 का जादूगर प्रशिक्षु था। हालांकि वह भी लेवल 2 का जादूगर प्रशिक्षु था, लेकिन युद्ध शक्ति के मामले में वह किंग्सले से कमतर था। लेवल 2 का जादूगर प्रशिक्षु किसी जादूगर पर जासूसी करने की कोशिश कर रहा था, यह भ्रम से कम नहीं था।
लेकिन ये जादूगर कुछ भी नहीं छिपा रहा था, उसने एक व्यक्ति को मार डाला और फिर अंतर्देशीय क्षेत्र में चला गया। इसमें कुछ असामान्य था। हालांकि उसके लिए जादूगर की विचार प्रक्रिया को समझना असंभव है, लेकिन उसने सोचा, क्या उसे वास्तव में महाद्वीपीय फिनलैंड के जादूगर संगठनों के क्रोध का डर नहीं था? फिनलैंड महाद्वीप में लेवल 2 के जादूगर थे। अगर उनमें से किसी ने कोई कदम उठाने का फैसला किया तो क्या सफेद सिर वाले जादूगर के पास वास्तव में बचने का मौका था? लंबा और दुबला पतला अधेड़ आदमी ने अपना सिर हिलाया, अब इस मामले पर ध्यान नहीं दिया। उसके पास जादूगरों के मामलों में दखल देने की क्षमता नहीं थी। अब वह यही सोच रहा था कि क्या उसे समुद्र में भाग जाना चाहिए। उसे लग रहा था कि महाद्वीप पर कुछ बड़ा होने वाला है। नुका, तैयारी करो, हम रवाना हो रहे हैं। नुका, जो इस तमाशे को देखने वालों में से एक था, ये सुनकर हैरान रह गया। नुका ने कहा, बॉस, हम अभी अभी लौटे हैं, हमने अभी तक अपनी लूट की गिनती भी नहीं की है। पिछली लूट की परवाह मत करो, पहले रवाना हो जाओ, जहाज लाओ, भाइयों को बुलाओ। उसने महाद्वीप छोड़ने और समुद्र में जाने का फैसला किया। यही उसने फैसला किया। उसने अपनी सहज प्रवृत्ति का पालन करने का फैसला किया। बचपन से लेकर अब तक अनगिनत बार उसके आंतरिक निर्णय ने उसकी जान बचाई है। अगर मिल्टन चेनी यहाँ होते और यह सब देखते तो शायद उन्हें थोड़ा आश्चर्य होता, क्योंकि यह लंबा दुबला पतला अधेड़ व्यक्ति विशेष जादूगर योग्यता वाले व्यक्ति की प्रोफाइल में फिट बैठता था। हालांकि छोटे जादूगर संगठन ऐसी विशेष योग्यताओं का पता लगाने में सक्षम नहीं हो सकते। इस बीच महाद्वीप के किनारे से बहुत दूर नहीं, एक सफ़ेद कौवा वापस उड़कर मिल्टन चेनी के कंधे पर बैठ गया। पहली रिंग मैजिक छोटी विस्थापन तकनीक। मिल्टन चेनी की आकृति उस स्थान से गायब हो गई। अगले ही पल उसने अपने हाथ में एक जादू की छड़ी पकड़ ली। उसके सामने मीलों तक फैली हुई मीनार जैसी इमारतों की कतारें थीं। पहली रिंग मैजिक भूकंप। मिल्टन ने डार्क स्टार मैजिक वैंड को जोर से फर्श पर पटक दिया। छड़ी से प्रेरित जादुई शक्ति और भी ज्यादा मजबूत थी। बस एक पल में मिल्टन के सामने कई टावर एक के बाद एक ढह गए। ब्लडलाइन मैजिक की तुलना में स्पिरिचुअल सिस्टम मैजिक निस्संदेह बड़े पैमाने पर विनाश और युद्ध में बेहतर था। अगले ही पल मिल्टन के हाथ में एक कैटलॉग दिखाई दिया। 50 पन्नों की ट्रू वर्ड मैजिक बुक। ट्रू वर्ड मैजिक बुक मिल्टन के हाथ से निकलकर उसके सामने तैरने लगी। तैरती हुई सच्ची शब्द जादू की किताब अपने आप अपने पन्ने पलटने लगी। उनमें से 10 पन्ने एक फीकी रोशनी से चमकती हुई सफ़ेद रोशनी में बदल गए। पहली रिंग मैजिक अर्थक्वेक X5। पहली रिंग मैजिक डार्क फ्लेम तकनीक X5। भूकंप की आवृत्ति आसमान छू गई और किताब के पन्नों से गहरे लाल रंग की लपटें उठती हुई मिल्टन के सामने टावरों के समूहों की ओर उड़ रही थीं। समुद्री डाकू जादूगर संगठन में कोई भी निर्दोष व्यक्ति नहीं था, इसलिए मिल्टन पर कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं था जब उसने उन्हें मार डाला। अनगिनत आकृतियां टावरों से उड़ीं, लेकिन जल्दी ही राख में बदल गईं। अचानक टावरों के समूह से आध्यात्मिक शक्ति का एक विशाल प्रवाह उभरा। धरती अभी भी कांप रही थी, लपटें अभी भी जल रही थीं। उन्हें केवल थोड़ी देर के लिए रोका गया था। मिल्टन के जादू का कुछ समय तक विरोध करने के बाद उसने उस पर हमला करने का फैसला किया। धमाका। आध्यात्मिक शक्ति के विशाल प्रवाह ने एक जोरदार शोर मचाया। यहाँ यह आ गया, एक स्तर, एक आध्यात्मिक जादूगर की सीमा। मिल्टन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। उसके हाथ में जादू की छड़ी और उसके सामने तैरती हुई ट्रू वर्ड मैजिक बुक गायब हो गई। आध्यात्मिक शक्ति एक विशाल हाथ में बदल गई और हिंसक रूप से उस स्थान पर प्रहार किया जहां मिल्टन खड़ा था। हालांकि वहां कोई नहीं था। डोनाल्ड हवा में तैरते हुए बहुत परेशान दिख रहे थे। उनके हाथ में एक हल्की लाल जादू की छड़ी थी। नीचे उजाड़, नष्ट हो चुकी इमारतों और अनगिनत जले हुए शवों को देखते हुए उन्हें एक जलती हुई आग महसूस हुई। 100 साल की कड़ी मेहनत सब एक रात में नष्ट हो गई। फिर उसने अपनी नज़र मिल्टन पर घुमाई, जो उससे दूर नहीं था, और उसकी नज़र से मिला। तुम। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, मिल्टन चेनी के कंधे पर सफ़ेद कौवा बदलने लगा। उसकी लाल आंखों से खून बहने लगा और सफ़ेद कौवे के चेहरे पर 2 खून के धब्बे थे। सेकंड रिंग मैजिक डेथ बर्ड्स आए। एक लेवल 1 आध्यात्मिक जादूगर सेकंड रिंग मैजिक में लेवल 2 जादूगर की सीमा तक परिष्कृत ब्लडलाइन का सामना कर रहा है। केवल एक परिणाम मृत्यु थी, कोई अन्य परिणाम नहीं थे, न ही कोई चर। इस समय डोनाल्ड, जो लेवल 2 जादूगर बनने से बस एक कदम दूर था, मिल्टन के सेकंड रिंग मैजिक के तहत मर गया। मिल्टन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसके कंधे पर सफ़ेद कौवा डोनाल्ड की तरफ उड़ गया और उसकी लाश को मिल्टन के पास ले आया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई और डोनाल्ड के आध्यात्मिक समुद्र में छोड़े गए स्थानिक जादू उपकरण को मिल्टन ने बाहर निकाल लिया। फिर लाश गायब हो गई, मिल्टन की स्थानिक कुंजी के भीतर दिखाई दी। लेवल 1 जादूगर सीमा की लाश बहुत मूल्यवान थी, ये कई पार्ट सिमुलेशन को ऑफसेट कर सकती थी। मिल्टन हवा में तैरते हुए नीचे उतरे और उनके चारों ओर अनगिनत सफ़ेद कौवे दिखाई दिए।
प्रकट होने के बाद सफ़ेद कौवों का झुंड तेजी से सभी दिशाओं में बिखर गया। एक जादूगर संगठन, विशेष रूप से एक समुद्री डाकू जादूगर समूह को मिटाने के बाद पुरस्कारों में केवल डोनाल्ड का स्थानिक जादू उपकरण ही शामिल नहीं होगा। निश्चित रूप से एक जादूगर संगठन में एक तिजोरी होगी, यहाँ तक कि डोनाल्ड भी संभवतः अपने पास सब कुछ नहीं रख सकता। सफ़ेद कौवे एक के बाद एक वापस उड़ गए, उनके मुंह में रखी चीज़ें मिल्टन के सामने ढेर हो गईं। मिल्टन की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ गई और ये वस्तुएं उसके स्थानिक जादू उपकरण में दिखाई दीं। इस प्रकार एक समुद्री डाकू जादूगर समूह, जो सैकड़ों वर्षों से फिनलैंड महाद्वीप पर खड़ा था, अब इतिहास बन गया। बाहर के लोगों को छोड़कर यहाँ एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। पहला, सफ़ेद कौवे गायब हो गए और मिल्टन ने खुद से कहा। गाजियन सागर का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक जादूगर संगठन को मिटा देना लगभग पर्याप्त नहीं था।